जी अस्सलाम वालेकुम। हिम्मत, हौसला, अज़म, जज्बा बंदे को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाता है। 108। ऑब्वियसली हम IFRS 15 नहीं करेंगे, IAS 38 को देखेंगे कंसोलिडेशन के साथ। और बड़ी आसान सा लेक्चर है आज, पेज 221। आसान आसान सी बातें हैं। ज़ोक इनकॉर्पोरेशन इज़ अ मल्टी नेशनल कंपनी। मल्टी या मल्टाई? Multinational company. As a part of its vision to expand its business in South Asia, it purchased majority shares in a local company, Momin. Parent का नाम बताएं। Zoc. It purchased majority shares in Momin. Subsidiary का नाम बताएं। Momin. अच्छा जी, डेट ऑफ पेज नंबर है हजरात 220। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं आप कि कंसोलिडेशन में जिस वक्त हम वर्किंग वन करते थे और इसको एडजस्टमेंट अकाउंट कहते थे, खामोश रहें, बातें जल्दी ख़त्म होंगी इंशाल्लाह। इसको शेयर कैपिटल कहते थे, रिटेन्ड अर्निंग कहते थे, और इस सारे का जो जवाब आता था, इसका किसी को नाम याद हो? नेट एसेट्स। इक्विटी इज इक्वल टू नेट एसेट्स। इसको कहते थे बुक वैल्यू ऑफ, भाई एक सेकंड के लिए भी टेंशन लूज ना कीजिएगा, बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। इधर आती थी इन्वेस्टमेंट और इधर आती थी NCI, बैलेंसिंग आ जाती थी गुडविल इधर। ओके, अगर इधर रीवैल्यूएशन सरप्लस भी आ जाता था, इधर देखिए, शेयर कैपिटल रिटेनिंग के टोटल को क्या कहते थे? बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। कोई अब मुझे बता सकते कि अगर इधर रीवैल्यूएशन सरप्लस आ जाए तो इसको क्या कहते थे? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। डन। अच्छा, तो हमारा इंटरेस्ट, हमारा शौक किस में होता है? हमारा शौक क्या सब्सिडरी की बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स में होता है या आइडियली सब्सिडरी के फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स में होता है? अच्छा, बस आखिरी दफा आपने दोबारा देखनी है चीज। इधर देखें ऊपर, एक मिनट, ऊपर ऊपर ऊपर। इसको हम कंसोलिडेशन में कहते थे वर्किंग वन में बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, लेकिन अगर सरप्लस आ जाता था तो इसको कहते थे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। डन। ये कंसोलिडेशन में हम करते थे। अब सवाल हम ना पढ़ते हैं। ज़ोक इज अ मल्टीनेशनल कंपनी एज पार्ट ऑफ इट्स विजन टू एक्सपैंड इन साउथ एशिया। उसने एक सब्सिडरी खरीद ली। डेट ऑफ एक्विजिशन बताएं जी। 1 जनवरी 2000। कितने शेयर खरीदे? 90% या 100%? तो 10% कौन होगा? NCI। टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ सब्सिडरी इज, अच्छा इसका क्या मतलब होता है टोटल पेड अप कैपिटल? क्या ये नंबर ऑफ शेयर्स होंगे या कैपिटल इन रुपीज होगा? कैपिटल इन रुपीज, वरना लिखता नंबर ऑफ शेयर्स। तो टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ मोमेन लिमिटेड इज 500 मिलियन। हम इसको रुपीज इन मिलियन में कर लेंगे, तो इसलिए आखिरी 3 सिफर में उड़ा रहा हूं। परचेज प्राइस पर शेयर 30। अब पहली लाइन से ये मिला के पढ़ें। ज़ोक परचेज्ड शेयर्स इन मोमेन, परचेज प्राइस इज 30। सऊदी किंग को हमने कहा थोड़े से पैसे ले लो, और पैसे ही दिए हैं, सिर्फ शेयर वगैरह नहीं दिए, सिर्फ क्या दिए? परचेज प्राइस किसको पे की होगी? पेरेंट ने। किसको? सऊदी किंग को। किसको बाय करने के लिए? यूफोन को बाय करने के लिए। ये हमारी कौन सी फिगर आ जाएगी? इन्वेस्टमेंट। टी अकाउंट में जो इन्वेस्टमेंट वाली फिगर आती है, ये वो आ जाएगी। डन। तो हमने कितने रुपए दिए हैं सऊदी किंग को पर शेयर? 30। हमने कितने शेयर बाय किए हैं? अच्छा, वैसे मुझे बता दें आप, टोटल शेयर्स कितने हैं? 50 मिलियन अगर लिख दूं तो एतराज तो नहीं होगा? 50 मिलियन शेयर्स। 500 मिलियन कैपिटल है ना, तो शेयर्स कितने लिख दूं? 50 मिलियन। तो ब्रैकेट में टोटल शेयर्स लिख लें 50 मिलियन। भाईजान ये उसने तू जब भी क्लास लेट रखना होता 6 बजे भी रखेगा तो 6:15 आएगा। अच्छा, अब मुझे ये बता दें कि जिस वक्त मैं सब्सिडरी को बाय करूं, मुझे उस दिन के नेट एसेट्स में कंसर्न होता है या बाद में कभी? उस दिन के, उसी दिन के। अब देखें हमने एक्वायर कब किया है? 1 जनवरी 2007। नेट एसेट्स ऑफ मोमिन आर 650 एंड फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, इसमें एक चीज उसने शामिल नहीं की, उससे बाद में देख लेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ मोमेन लिमिटेड इज 1100,000। अब उसने आपका एक कॉन्सेप्ट टेस्ट किया 2 वैल्यूज देके।
एक उसने दी है नेट एसेट्स ऑफ मोमेंट लिमिटेड, एक उसने दी है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अब असल में वो कॉन्सेप्ट आपका ये देखना चाह रहे हैं कि अगर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स में दे दूं तो क्या ये बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स यूज करते हैं सवाल सॉल्व करते हुए, या ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स यूज करते हैं सवाल सॉल्व करते हुए। बस इतना सा उसने दो फिगर्स देके ना आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट किया है। पहली बात ये होगी। और दूसरी बात, इस सवाल में रिटेन्ड अर्निंग अवेलेबल नहीं है, तो हम शेयर कैपिटल जमा रिटेन्ड अर्निंग वगैरह करके यहां तक पहुंच नहीं सकते। तो उस तरीके से हम मैनुअल तरीके से पहुंच नहीं सकते। तो इसने इनको क्या कहते हैं, इक्विटी, या इक्विटी का दूसरा नाम नेट एसेट्स। ओके, चलें जी, अल्लाह का शुक्र है फिगर्स मिलना शुरू हो रही हैं। मुझे बता दें किस फिगर को काट दूं और किस फिगर को यूज करूं। अगर बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स भी दी हुई है और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स भी दी हुई है, किसको लूं किसको काटूं? बेहतर है बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू को काट दें और कौन सी वैल्यू को ले लें, फेयर वैल्यू को ले लें, क्योंकि हमारे लिए सरप्लस। लेकिन फेयर वैल्यू में वो एक चीज बता रहा है कि एक चीज मैं भूल गया था। कोई भूल गया होगा, ब्रैकेट बस छोड़ें, भूल गया होगा कोई चीज। तो बता दें जी, यहां तक वर्किंग वन का अल्लाह का शुक्र है तकरीबन सारा डाटा बनने वाला है अदर इंफॉर्मेशन के अलावा। तो लेट्स स्टार्ट। बता दें जी, व्हाट इज दिस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो लिखना शुरू करें, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितनी जी? इसको तो पूरे को ही हमने फारिग कर दिया, हमने यूज नहीं करना। इसमें से आखिरी 6 जीरो उड़ा दिए। अब 1100 क्या बन गई बोलें, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। चलें जी नेक्स्ट। कोई भाई बता सकते हैं कि शेयर कैपिटल कितना है? 500 मिलियन। और मुझे याद है शेयर कैपिटल यहां पूरा ही उठाते थे, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग वगैरह गिवन नहीं है, इसलिए इसको उठाने की जरूरत नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? हम, मुझे याद है शेयर कैपिटल इधर उठाते थे सब्सिडरी का, लेकिन सब्सिडरी की बैलेंस शीट से उठाते थे, सब्सिडरी की बैलेंस शीट से उठा के जहाँ लिखते हैं, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है, इस वजह से कि हमें रिटेन्ड अर्निंग गिवन नहीं है, तो हम सीधे तरीके से पहुंच नहीं सकते। ओके, इन्वेस्टमेंट की प्राइस आपने मुझे बतानी है कि सऊदी किंग को हमने जाते हुए कितने पैसे दिए हैं। इन्वेस्टमेंट, सब्सिडरी के टोटल शेयर कितने हैं, उसमें से हमने कितने बाय किए? 45 मिलियन हमने बाय किए। किससे बाय किए, सब्सिडरी से या सब्सिडरी के पुराने ओनर से? What is the purchase price paid by us? 30 113. It is the figure of investment. Done. एक चीज साथ ही निकालते चले जाएं, एनसीआई नहीं, बिल्कुल नहीं। वाई, आप मुझे वजह बताएं वाई। एक लाइन लिखी हुई है भाईजान, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स दे दी है सिवाय एक एसेट के, एक एसेट के सिवाय उसने फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स दे दी है। ओके, मोमेंट लिमिटेड हैज एन एस्टेब्लिश्ड लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड नेम बदर। इसके पास बदर के नाम से एक, इतना सा नोट आपने कर लिया होगा, देख लें। मोमिन लिमिटेड के पास, जल्दी कर, आखिरी दफा देख लें, अगर ये दोनों होते तो बीवी ऑफ नेट एसेट्स होता, लेकिन हम इंटरेस्टेड होते हैं बीवी में नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स में। ओके, मोमिन लिमिटेड हैज एन एस्टेब्लिश, कभी पढ़ने की नहीं ऐसे भी आ जाया करो। मोमिन लिमिटेड हैज एन एस्टेब्लिश लाइन ऑफ प्रोडक्ट अंडर द नेम बदर ऑन बिहाफ ऑफ जोक। A firm of specialist has valued the brand name at 100 million. यार इसका क्या मतलब है? Subsidiary has a line of products under the brand name Badr. इतनी सी लाइन से आपको क्या लग रहा है कि सब्सिडरी का जो इंटेंजिबल है वो सब्सिडरी का इंटरनली जनरेटेड है या इसने खरीदा हुआ है? सब्सिडरी हैज अ लाइन ऑफ प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड नेम बदर, इंटरनली जनरेटेड है। तो सब्सिडरी ने इंटरनली जनरेटेड ब्रांड अपनी किताबों में रिकॉर्ड नहीं किया होगा।
अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि आप एक थोड़ी सी रिवीजन कर लें, अपनी किताब में निकालें कॉन्सेप्ट ये वाला, जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने पेंडिंग छुड़वाया हुआ था। IAS 38 में आए, कंसोलिडेशन के साथ। हाँ, ये पेज नंबर मेरी तो नो, आप बताएं अपना खुद। ये गुडविल ऑफ सब्सिडरी और ये सारा। वन 181 बड़ा ज़बरदस्त वैसे रिजल्ट आ रहा है इसका। गुडविल ऑफ सब्सिडरी, वेरी क्लियर, गुडविल ऑफ सब्सिडरी, बड़े टाइम पे पहुंचे हो। मुझे बता दें, सब्सिडरी की गुडविल, अगर सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें, उसमें नेवर अपीयर हुई, कभी अपीयर नहीं हुई। सब्सिडरी की गुडविल सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो कभी भी अपीयर नहीं हुई। कंसोलिडेशन में जाके देख लेते हैं, सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कभी भी सब्सिडरी की क्या नज़र नहीं आती, गुडविल नज़र नहीं आती। किधर आई है स्टेटमेंट, ज़्यादा ऊपर है। ये जी कंसोलिडेशन का कोई भी सवाल खोल के देख लेते हैं। ये देख लें, ये कंसोलिडेशन का सवाल है, क्या सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी गुडविल नज़र आती है? नहीं नज़र आती। तो हमारी किताब में एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन ये लिखी हुई है कि किस पेज पर, 181 पर एक लाइन लिखी हुई है, internally generated goodwill will not appear in subsidiary separate financial statement as per IAS 38। IAS 38 की रोशनी में सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गुडविल नजर नहीं आती। ये मैंने रैंडम बेस पे कंसोलिडेशन का कोई सवाल खोला हुआ है। परचेज्ड गुडविल, पेरेंट के लिए कंसोलिडेशन करते हुए वो गुडविल परचेज बन जाती है। इसलिए आपको याद होगा बैलेंस शीट के सवाल जब हम करते थे तो बैलेंस शीट के सवालों में यहां पे हम नॉन करंट एसेट्स में गुडविल लिखते थे। तो फॉर कंसोलिडेटेड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गुडविल इज अ एसेट। परचेज्ड गुडविल, क्योंकि उसको तो पैसे पे करा है, इन्वेस्टमेंट की प्राइस पे करा है। परचेज्ड गुडविल विल बी रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता है। अच्छा यार, सब्सिडरी के जो ब्रांड्स होते हैं ना, या मैथड, जो पब्लिशिंग टाइटल या कस्टमर लिस्ट, वो दो किस्म के होते हैं। IAS 38 में हमने पढ़ा था इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, मैथड, पब्लिशिंग टाइटल एंड कस्टमर लिस्ट को कभी भी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट के फेस पर शो नहीं करना, क्योंकि ये इंटरनली जनरेटेड है। अब पढ़ें सिनेरियो, इफ दीज आर इंटरनली जनरेटेड, 1 2 3 4, बस 4 ही हैं और कोई पांचवा नहीं है। इफ दीज आर इंटरनली जनरेटेड बाय सब्सिडरी, तो क्या करना है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये गुडविल की तरह होंगे, फिर गुडविल की तरह होंगे। सेपरेट में जीरो नजर आ रहे होंगे और कंसोलिडेटेड में इनको किस पे लाना पड़ेगा, फेयर वैल्यू। द BV विल बी जीरो इन द सब्सिडरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, and if fair value is appearing in question, then revaluation surplus will be equal to fair value। क्यों? इसलिए कि इनकी BV जीरो होगी क्योंकि इंटरनली जनरेटेड है। अगर फेयर वैल्यू इसकी 10 है तो वही फेयर वैल्यू इसका रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा। डन। और इस 10 रुपए की एंट्री क्या होगी, एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। ये तो मैंने किन की बात कर ली, 0 और 10 रुपए का डिफरेंस लेके। ऐसे इंटरनली जनरेटेड, इन सारे इंटरनली जनरेटेड कौन से, सिर्फ 4, ब्रांड, मैथड, पब्लिशिंग टाइटल और कस्टमर लिस्ट। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है सब्सिडरी ने किसी की कस्टमर लिस्ट खरीद के फायदा उठाया हो, और क्या ऐसा भी हो सकता है सब्सिडरी ने सेपरेटली किसी का ब्रांड खरीदा हो, तो वो तो सब्सिडरी की अपनी किताबों में भी एसेट नजर आ रहा होगा। तो इट मे हैपन इफ दीज आर परचेज बाय सब्सिडरी, दीज कौन से, इफ दीज आर परचेज बाय सब्सिडरी द BV विल बी अपीयरिंग इन सब्सिडरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो BV अपीयर हो रही होगी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। एंड इफ फेयर वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन, then revaluation surplus will be difference between BV and
सब आपको पता था यार, ऐसे रिवीजन होगी, सब आपको पता था। अब अगर सब्सिडरी ने खुद ब्रांड खरीदा होगा किसी से, तो शायद उसकी बीवी नज़र आ रही हो 7 और उसकी फेयर वैल्यू हो 11, तो अब हम कितने से एंट्री करेंगे? एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। डन जी। तो बता दें जी, ब्रांड, मैसेज, पब्लिशिंग टाइटल और कस्टमर लिस्ट क्या सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर आ रहे होते हैं या नहीं नजर आ रहे होते हैं? डिपेंड करता है। अगर इंटरनली जनरेटेड है तो नजर, और अगर परचेज्ड है तो नजर आएंगे या नहीं आएंगे उससे फर्क नहीं पड़ता। जब भी हम इसको डील करेंगे फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे बीवी को और बैलेंसिंग की एंट्री कर देंगे एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। ओके, मोमिन हैज established line under the brand name बदर। हैजा या हैज परचेज्ड? हैजा, इसका मतलब है इसकी अपनी है, तो बीवी कितनी होगी फिर? 0। लेकिन जब हमने एक्वायर किया सब्सिडरी को तो हमने तो सारी चीजों की प्राइस निकालनी थी। ऑन बिहाफ ऑफ जोक, पेरेंट के कहने पे एक फर्म स्पेशलिस्ट की आई और उसने ब्रांड नेम को क्या वैल्यू कर दिया? विद अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ ऑन 1 जनवरी 2007 इट इज एक्सपेक्टेड दैट बेनिफिट्स विल स्प्रेड इक्वली ओवर द ब्रांड्स यूजफुल लाइफ। चलें जी, हिम्मत करें, एंट्री बताएं इस 10। बीवी तो 0 है, डिसाइड हो गया भाईजान। किस वजह से बीवी 0 है? हैजा का मतलब लिखें। हैजा का मतलब हैजा नहीं होता, हैजा का मतलब दुनिया में कुछ और भी होता है, ये पाकिस्तानी वाला हैजा नहीं है। हैजा का मतलब बोलें इंटरनली, और इस बात का अगला मतलब क्या है कि अभी इसकी शादी, बीवी 0 है तो बीवी 0 है। एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन कितने से जी? 10 नहीं 100, फिर अगली डेप्शन की एंट्री होगी ना। एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। डन। ओ तेरी खैर, प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑफ गुडविल एंड ब्रांड। रिक्वायरमेंट दूसरी देखें, प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑफ गुडविल एंड ब्रांड। चलें जी, 100 रुपए की एंट्री कराएं हजरात, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, 100 रुपए की एंट्री कराएं। हाँ, सरप्लस इसमें ना डाल देना यार, इसमें ना डाल देना उसने लिखा हुआ है, उसने ये जो फेयर वैल्यू दी हुई थी अदर देन इंटेंजिबल दी हुई थी, तो इसका मतलब है अलग से एक और सरप्लस मुझे डालना पड़ेगा। किसका रिवैल्यूएशन सरप्लस? इंटेंजिबल्स का। एंट्री क्या बनेगी? सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट कितने से? 100 से। और एसेट, तरतीब पे चलें, कहीं तरतीब हमारी हिल ना जाए। एसेट डेबिट कहां? बैलेंस शीट में। डबल एंट्री बताएं क्या बनी? ब्रांड इन बैलेंस शीट डेबिट और सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। डन। ये 100 रुपए की एंट्री हो गई। और आपको पता है इसके बाद हम डेप्रिशिएट करते होते थे। ओके, लेकिन यार उसमें ना ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन रही है। ये कौन सी बैलेंस शीट बन रही है? कंसोलिडेटेड। लेकिन यार सवाल कह रहे इस तरह ना करो, सवाल कह रहे ब्रांड का लेजर अकाउंट बनाओ। कोई नहीं यार, ब्रांड के लेजर अकाउंट में डाल दें 100 रुपया, ब्रांड के लेजर अकाउंट में डाल दें, तो साथ आपने जो मर्जी लिखना है, एडजस्टमेंट अकाउंट, वर्किंग वन, जो मर्जी लिखें वो आपकी मर्जी है। डन जी। तो एंट्री बताएं जी। ब्रांड डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। भाई ये पूछ रहे हैं कि ये जो फेयर वैल्यू दी हुई है सब्सिडरी के एसेट्स की, इसमें ब्रांड की भी फेयर वैल्यू पड़ी है? इत्तफाकन सवाल ने बता दिया इसमें ये वाली फेयर वैल्यू नहीं पड़ी, तो वो हमें अब डाल के फेयर वैल्यू सही वाली निकालें या सवाल वाली यूज कर लें? अब मेरा ये सजेशन है आपको, ये मुझे बुक वैल्यू लग रही है, ये अनएडजस्टेड फेयर वैल्यू लग रही है, ये फेयर वैल्यू में कोई एडजस्टमेंट है, तो रिवाइज्ड फेयर वैल्यू ये है जो अब मैं निकालने लगा हूं। डन। सो व्हाट इज द फाइनल नेट इक्विटी? 1200। अब एनसीआई बताएं, मैं अनएडजस्टेड फेयर वैल्यू के बाद निकालूं या एडजस्टेड फेयर वैल्यू? एडजस्टेड फेयर वैल्यू। एनसीए निकलवाएं जी। 1200 ज़रब 10%, 1
वैसे ये सवाल में ना भी करवाता तो आप लोगों ने आदत से ज़्यादा कर ही लेना था, बहरहाल कर लें, अच्छी बात है। 120 डन जी। ओके भाईजान, गुडविल निकालनी पड़ेगी, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो गुडविल आप देख लें कितनी आ रही है। पॉजिटिव ही आ रही है 270। डबल एंट्री कराया करें यार, ऐसे ना चलें। एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, गुडविल डेबिट, कितने से? लेकिन यार इस तरह ना करें ना, बैलेंस शीट के मुंह पे ना डालें, इसको छोड़े परे। हमसे उसने क्या मांगा है? टी अकाउंट मांगा है। तो टी अकाउंट एसेट्स का आपको पता है इस तरह शुरू होता है। लेकिन एक एहतियात मैं आपको मशवरा दूंगा, 1 जनवरी 17 यहाँ लिख लें, ताकि अगर डिप्रिसिएशन वगैरह निकालनी हो तो हमें डेट पता हो। कितनी आई है जी? 270। चलें आगे। कुछ भी नहीं यार, आगे सवाल बेजान है, ख़त्म हुआ है। इसको हम ख़त्म करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ के अगला सवाल शुरू करते हैं। अगला सवाल पीपी एक इंटेंजिबल्स का नोट बनाएंगे और एक रेक्टिफिकेशन का सवाल फिर हमने करना है। 2 सवाल करने हैं आप। इम्पेयरमेंट टेस्ट ऑफ गुडविल एंड ब्रांड वाज कैरिड आउट एट 31 दिसंबर 7। यार इम्पेयरमेंट टेस्ट को फारग करें, पहले आप सब्सिडरी के इंटेंजिबल जो हमने ख़रीदे हैं उनको अमोर्टाइज कर लें। तो इम्पेयरमेंट टेस्ट तो बाद में परफॉर्म होगा, पहले इस दिन की बुक वैल्यू तो निकल आए ना। तो बता दें जी, याद है डेप्रिसिएशन होती थी रिमेनिंग लाइफ के ऊपर, तो बता दें इसके बाद अगली एंट्री किसी को याद हो? एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट के बाद लिख लें, खैर डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। व्हाट इज द सरप्लस? रिमेनिंग लाइफ। डेट ऑफ परचेज साल का पहला दिन है मुझे लग रहा है, ठहरो, डेट ऑफ परचेज साल का पहला दिन है, तो बस पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, या अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन और एसेट की जगह लफ्स ब्रांड। कितने रुपए जी? 10 रुपये। अब इसको मुझे पता है एसआरई में जाती है, एसआरई डेबिट एसेट क्रेडिट होता है, लेकिन छोड़े परे, हमसे तो सिर्फ इन दोनों के टी अकाउंट मांगे हैं। तो अमोर्टाइजेशन बता दें जी 10। An impairment test of goodwill and brand was carried out at 31 December, which indicated an impairment of 50 million in the value of goodwill. बस आगे खुदा के लिए इग्नोर कर दें, ये येलो में मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये 2008 का डेटा है, छोड़ें इसको। अमोर्टाइजेशन की डबल एंट्री, अमोर्टाइजेशन इन एसआरई डेबिट और ब्रांड क्रेडिट। तो एसआरई मेरे से मांगी नहीं, मेरे से ब्रांड और गुडविल का अकाउंट मांगे, तो एसआरई डेबिट और ब्रांड क्रेडिट। वैसे हम, मुझे याद है हम यहाँ पे पोस्ट करते थे -10, वो सेपरेट में होता है। जब कंसोलिडेटेड में इंटरनली जनरेटेड उसका है, हमारे लिए परचेज बन जाएगा, हम अपनी बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करेंगे। यही तो अभी पढ़ाया है सारा। क्या चीज? ओके आगे चलें जी। भाईजान जी एंड पे बता दें 31 दिसंबर 7 पे खड़े होकर सिर्फ क्या इंपेयर हुआ है? गुडविल इंपेयर हुई है या ब्रांड भी इंपेयर हुआ है? दोनों को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारा है, जरूरी नहीं दोनों इंपेयर हुए हों। An impairment test of goodwill and brand was carried out, which indicated an impairment of 50 in goodwill. So there is no impairment in brand. बता दें जी, गुडविल में इम्पेयरमेंट लॉस वैसे तो हम यहां लिखते थे, इम्पेयरमेंट लॉस। चेहरा शरीफ इधर किया करें ना, वैसे तो हम यहां लिखते थे, लेकिन आज हम टी अकाउंट बना रहे हैं तो इम्पेयरमेंट लॉस इधर लिख लेते हैं। गुडविल अकाउंट में पूरी जारी होती है, गुडविल अकाउंट में जा देखना पूरी जारी होती है, रिवाइज करना, गुडविल अकाउंट में 100% पूरी जारी होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर एसआरई में जाती है, जब फेयर वैल्यू जो उसके प्रोपोर्शनेट हो उस वाले ने लिखा नहीं हुआ, और फिर यहाँ से जाके तकसीम हो जाती है। चलें जी, इम्पेयरमेंट लॉस बोलें 50। अच्छा भाई मुझे बताएं, गुडविल को इम्पेयर तो कर दिया, अमोर्टाइज करना है? क्या मैं कॉन्फिडेंटली लिख सकता हूँ 31/12/17 का कैरिड आउट? अगली बात, ब्रांड को अमोर्टाइज तो कर दिया, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारा, लेकिन इंपेयरमेंट नहीं आई क्योंकि आगे तो किसका टेस्ट शुरू हो गया? 31 दिसंबर 8 का, और हम तो भी कहां खड़े हैं? पहले साल के। चलें जी, 17 ही 7 है, 7। ओके बोलें जी, 31 दिसंबर 7 कैरी डाउन
90, ब्रॉड डाउन 90 और ये ब्रॉड डाउन आ गया। चलें जी, सवाल खत्म हुआ, आखिरी देख लें। इम्पेयरमेंट टेस्ट कैरिड ऑन 31 दिसंबर 2008 इंडिकेटेड अ डिक्रीज ऑफ 13.5 इन द कैरिंग वैल्यू ऑफ ब्रांड। गलती ना कीजिएगा, 31 दिसंबर 18 को 13.5 का ब्रांड का इम्पेयरमेंट लॉस आया है। यही लिख दूं या कुछ और भी करूं? भाई अमोर्टाइज तो मस्त करनी है हर साल, अमोर्टाइजेशन तो मस्त करनी है। तो पहले 31 दिसंबर 18 पे पहुंच तो जाएं। वो कौन होता था बच्चा? पहले पहुंच तो जाएं 31/12/8 पे, उसके बाद इंपेयर करें। तो अभी तो हम कहां खड़े हैं? 1 जनवरी 8 को ब्रांड। तो हो सकता है मैं ये लिख रहा होता, ये क्या लिखा? क्या ये तो सही हो गया ना? अच्छा, 31/12/8 जी। अमोर्टाइजेशन 9 कहां से आ गई यार? बुक वैल्यू नहीं है, बुक वैल्यू नहीं है। स्ट्रेट लाइन पे चलाओ बस, 100 डिवाइड, तो अमोर्टाइजेशन 10 ही स्ट्रेट लाइन पे 10 सालों में खत्म करना है ना बस 100 रुपए को। तो अमोर्टाइजेशन आ गई और 31/12/8 बोलें जी इम्पेयरमेंट लॉस 13.5 और कैरी डाउन 66.5। इधर ही रखो कैमरा। अब इंशाल्लाह एक अगला सवाल आने लगे ना तो उसमें इसकी रिवीजन होगी इसी कॉन्सेप्ट की, लेकिन वो एक पूरा फुल फ्लेज एग्जाम लेवल का सवाल है। ये तो बहुत पुराना भी सवाल है, छोटा सा आया था। Apple Limited is in the process of finalizing its consolidated financial statements for the year ended 30 June 2018. Following information pertains to group's intangibles. Point 1 जी भाई, ये बीडी बैलेंस बताने लगे या सीडी बैलेंस बताने लगे 30 जून 18 के लिए? नहीं, हमारा साल 30 जून 18 है ना, बीडी बैलेंस बताने लगे ना। एज ऑन 30 जून 2017, पेज 216 है भाई, पेज 216। Apple Limited is in the process of finalizing its consolidated financial statements for the year ended year. Following information pertains to group's intangibles. As on 30 June 2017, revalued amount of AL's license and related surplus were इतने एंड इतने। तो चलें जी इसको लिखें, जैसे फाइनल अकाउंट के सवाल में नहीं लिखते थे, स्टार्ट करते थे वर्किंग, उस तरह सिर्फ 1 साल की वर्किंग हम करेंगे रिवैल्यूएशन के लिए। हाँ, इसमें हमने नोट बनाने हैं IAS 38 का, लेकिन फिलहाल मुझे रिवैल्यूएशन की वर्किंग करवा दो। डेट, डिस्क्रिप्शन, टैक्स रेट नहीं दिया हुआ, शायद सवाल में कहीं नीचे लिखा हो इग्नोर टैक्स, लिखा तो नहीं हुआ कहीं इग्नोर टैक्स? नहीं दिया, नहीं लिखा हुआ, तो बस ये भी तो नहीं लिखा हुआ ना कि टैक्स रेट, नहीं वो तो अलग चीज़ है ना यार, उसको तो इससे मिक्सअप ना करो। जी भाई जी बताएं, ओपनिंग बीवी क्या है लाइसेंस की? और फिर इसका मतलब है पास में कभी रिवैल्यू किया था तो सरप्लस भी होगा खड़ा हुआ जी। 1 जुलाई 17 माय डियर, 30 जून 17 है ना, तो 1 जुलाई 17 जी। जिस तरह आप करते थे उसमें क्या कहते हैं फाइनल अकाउंट में, ओपनिंग बुक वैल्यू 450 और सरप्लस इससे रिलेटेड 30। अच्छा, अगर कोई मिस हुआ था आपसे रिकॉर्डिंग में तो मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, जो हज़रात लेट आए हैं वो भी सुने। अच्छा, सारे अब थोड़ा अटेंटिव हो जाएं, सवाल की पूरी थीम समझ लें। सवाल में ना कुछ लाइनें आपको पता है जनरल होती हैं। जनरल लाइनों का मतलब ये है कि वो पूरे सवाल पे अप्लाई हो रही होती हैं, तो वो आपने ना रीडिंग टाइम में आइडेंटिफाई कर लिया करनी है। तो वो मैं अभी तो आपको पढ़ने का टाइम नहीं दूंगा क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग हमने ख़त्म भी करनी है, तो मैं वो रीडिंग टाइम से पहले ही आपको भी टेक करवा देता हूँ। जो जनरल लाइनें पूरे सवाल के लिए एप्लीकेबल हैं। एप्पल लिमिटेड इज इन द प्रोसेस, पहले ना सवाल की पहली और आखिरी लाइन पढ़ के देखा करें ये सवाल है क्या। एप्पल लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अच्छा भैया, अगर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है ना तो पेरेंट के भी सारे इंटेंजिबल्स आएंगे नोट में
और सब्सिडरी के भी इंटेंजिबल्स आएंगे नोट में, हत्ता के सब्सिडरी की गुडविल भी आएगी, हत्ता के यूफोन की गुडविल भी आएगी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ग्रुप्स इंटेंजिबल्स। अच्छा, अब देखते रहना बीच में, चलते चलते पेरेंट के एसेट्स आ रहे होंगे, फिर चलते चलते सब्सिडरी के आ रहे होंगे, फिर चलते चलते पेरेंट के आ रहे होंगे। ये एक थीम होगी सवाल की। दूसरी बात, ये लाइन पूरे सवाल के लिए ना जनरल है। साल के पहले दिन रिमेनिंग लाइफ ऑफ ऑल इंटेंजिबल्स एक्सेप्ट गुडविल वाज, गुडविल के अलावा बाकी सारे एसेट्स की रिमेनिंग लाइफ कितने साल थी? 10 साल थी। ये पूरे सवाल के लिए जनरल लाइन है। Required. Prepare a note on the intangibles for inclusions in AL's consolidated financial statements. अब consolidated financial statements में तो पेरेंट के अपने भी इंटेंजिबल्स आएंगे, सब्सिडरी के भी आएंगे, और परचेज्ड गुडविल वगैरह भी आएगी, और सब्सिडरी के जो भी हमने इंटेंजिबल्स परचेज किए हैं वो सारे आएंगे। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS, टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। तो आप ऐसा करें, ये वीडियो पॉज करके ये नोट कर लें, एप्पल लिमिटेड नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 30 जून 2018, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन। ये मैंने जरा नोट किया था साइड पे। चलो वापस आ जाओ यार। चलें जी, पहली एडजस्टमेंट से शुरू करें। एज ऑन 30 जून 2017 रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ एल्स। ओ भाईजान, ये पेरेंट के अपने हैं, जहां चलते चलते सब्सिडरी क्या है बता दीजिएगा, चलते चलते पेरेंट क्या है बता दीजिएगा, और अगर उसमें कुछ अलग से करना हुआ तो मैं बता दूंगा कि पेरेंट और सब्सिडरी में क्या करना है। लेकिन ये वैसे किसका इंटेंजिबल है? पेरेंट का। तो ओपनिंग बीवी बता दीजिए कितनी है इसकी? 450, और इसका सरप्लस 30। तो यहां से जी हमने इस वर्किंग को स्टार्ट कर दिया। बाकी हमें अभी नहीं पता कि सवाल में नीचे क्या है, लेकिन 1-2 मिनट असल में बच्चे आ रहे हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ इस एडजस्टमेंट को साथ ही मैं आपको फारिग करवा दूँ। पॉइंट 5 में आए जी, रिमेनिंग लाइफ बोलें 10 ईयर्स, और साल के एंड की फेयर वैल्यू बोलें। तो भाई अगर फेयर वैल्यू लाइसेंस की दे दिया तो बाय डिफॉल्ट हम ये अज्यूम करेंगे इसकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल है। थोड़ी थोड़ी बातें याद आ रही हैं? इंटेंजिबल्स को सिर्फ तब फेयर वैल्यू पे लेके जाते हैं जिस वक्त एक्टिव मार्केट अवेलेबल हो। एक और लाइन है सवाल के लिए जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप इज फॉलोइंग द रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर एसेंसेस वेयर एज कॉस्ट मॉडल इज फॉलोड फॉर अदर इंटेंजिबल्स। तो लाइसेंस को किस पे रखना है? मार्केट वैल्यू पे, और बाकी एसेट्स को किस पे रखना है? कॉस्ट मॉडल पे। डन। चलें जी, तो ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन है, ईयर स्टार्ट पे? ताज़ा हमने फाइनल अकाउंट के सवाल किए हैं। जब ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन हो तो पहले डेप्रिशिएट करते हैं, बाद में रिवैल्यू करते हैं। फारक करें इसको जल्दी, बताएं जी। 30 जून 2018, जो आसान चीजें उन पे टाइम ना लगाएं। अमोर्टाइजेशन, पहले से सरप्लस भी खड़ा हुआ है, तो दोनों को डेप्रिशिएट करेंगे। 450 डिवाइडेड बाय 10 और 30 डिवाइडेड बाय 10, 40 27, 30 जून 18। क्लोजिंग बुक वैल्यू, क्लोजिंग बुक वैल्यू बताएं जी। 30 जून 18 को रीवैल्यूड अमाउंट 350। 30 जून 18 को लॉस आ गया, रिवैल्यूएशन लॉस 50। क्या इतना लॉस है कि सारे सरप्लस को खा ले और फिर भी लॉस बच जाए? 28। चलें जी क्लोज। आज शायद मैं फर्स्ट टाइम आपको FR1 वाला रिवैल्यूएशन का नोट रिवाइज कराने लगा हूं कि नोट में रिवैल्यूएशन वाली फिगर्स कैसे जाती हैं। बहुत पुरानी बात होगी भी है। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा सोचकर, और अल्लाह करे आपके जहन में सही जवाब आ जाए। वर्किंग आपके सामने ये दोनों फिगर्स बताएं। यार अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो ये लें, ये लें। गुड 450। जीरो क्यों? पिछले सालों में डेफिसिट नहीं हुआ होगा? पिछले सालों की कम्युनिकेशन भी तो एसेट अकाउंट में शिफ्ट होगी ना, क्योंकि इस साल भी ईयर एंड पे ये रिवैल्यू होता है, पिछले सालों में भी शायद ईयर एंड पे ही रिवैल्यू हुआ हो, तो इसलिए डायरेक्ट हमें बुक वैल्यू दे रहे हैं, इसका मतलब है पिछले साल के एंड पे शायद रिवैल्यू हुआ हो।
तो इसलिए मजबूरन हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 450 से। अच्छा, एक आज हिंट सुन लें, IS 16 का या IS 38 का नोट बनाना हो तो आपने सिर्फ ये वाला कॉलम सामने रखना है, ऐसा ही है। नोट किसका बनाना है? एसेट का, तो कॉलम भी कौन सा सामने रखना है? एसेट का। हमारी बला से सरप्लस कितना है, P&L कितना है, हम कोई फाइनल अकाउंट का सवाल तो नहीं कर रहे। तो अगर आप अधूरी एंट्रीज कर लें तो भी मुझे कोई मसला नहीं, अगर पूरी एंट्रीज कर लें तो भी मुझे कोई मसला। आप पूरी पूरी एंट्री बोल रहे होंगे, मैं कहूंगा मुझे बता दें एसेट कितने से हिट हो रहा है, बस पूरी पूरी एंट्रीज करनी है, पूरी पूरी कर लें। मैं तो अधूरी अधूरी करके जल्दी से जरा पोस्टिंग करता हूं। अब मुझे आप बता दें कि सबसे पहली एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकोमोडेशन डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल एडमिन या सेलिंग में जाएगी, जो सवाल ने बताया होगा वो हमारी बला से जहां मर्जी जाए। अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट ये है ही अकाउंट क्रेडिट नेचर का, तो प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन। ये क्या आ गई जी? करंट ईयर की एंट्री बताएं। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस एंड कॉस्ट ऑफ सेल एडमिन सेलिंग डेबिट, अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। 55 की एंट्री करनी है या इससे पहले कोई एंट्री करनी है? वार्म अप की एंट्री बताएं। अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन, अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट एसेट क्रेडिट। ट्रांसफर या एलिमिनेशन? अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट एसेट क्रेडिट। इसकी एंट्री बताएं। एसेट क्रेडिट सरप्लस इन OCI डेबिट और P&L डेबिट। लेकिन मुझे एसेट क्रेडिट करा दें बस। जी जी जी, एसेट क्रेडिट बोले बोले बोले। रीवैल्यूएशन, सिर्फ मैं एसेट क्रेडिट सोचूं और यार एंड पे चेक हुआ करेगा, इसकी बीवी 350 ना आई तो इसका मतलब है आपने कोई फिगर गलत पोस्ट किया। एंड पे अगर 350 ना आई बुक वैल्यू तो आपने कोई फिगर गलत पोस्ट किया। चलें जी आगे चलें। वैसे ना मेरे ख्याल से हमें एडिशंस के लिए कोई लाइन छोड़ देनी चाहिए थी, ओपनिंग के नीचे एडिशन ज़रा अच्छा लगता है। नो प्रॉब्लम, एडिशन इधर पोस्ट कर देंगे, डिस्पोजल्स इधर पोस्ट कर देंगे। अच्छा जी, इट्स ऑल अबाउट लाइसेंस। ये सारी बात हो गई लाइसेंस के बारे में। यार ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूँ, SOCI में फिगर्स कहाँ क्या जाएगी? अब तो आप बड़े हो गए में हैं, अब तो आप बड़े हो गए में हैं, बोले 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 बोले। सरप्लस इन OCI डेबिट, सरप्लस इन OCI डेबिट। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन। सर ओए ओपनिंग बैलेंस भी आज तो, ओपनिंग बैलेंस भी आज तो जैसे शेयर कैपिटल का होता था। अब तो फाइनल अकाउंट पढ़ लिया है ना, अब तो SOCI और ये सारा आप कर सकते हैं। अच्छा, हम क्या करते थे भाईजान, किसी को याद हो? ये तो नीला है, ओ भाईजान ये नीला है, काला नीला, पैट काला और ये नीला, याद आ रहा है अब? ठीक है। अच्छा, एंट्रीज पहले जरा मुझे करवा दें क्या है। ये तो ब्रॉड डाउन है 30, फाइनल अकाउंट का सवाल होता है तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का ब्रॉड डाउन हो जाता। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, ये ओपनिंग आ गया। इसके बाद काला नीला को लेके जाते थे, लेकिन अभी सरप्लस को भी तो शिफ्ट करना है रिटेन्ड अर्निंग में, वो एंट्री भी करनी है, तो सरप्लस को शिफ्ट कर लें रिटेन्ड अर्निंग में। वो ट्रांसफर एंट्री किसी को आती हो? सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। और इसकी एंट्री जरा बताएं। एसेट क्रेडिट, सरप्लस इन OCI डेबिट और P&L डेबिट। ये P&L वाली ना फिगर यहां आएगी, आज इसको भी कर लें। ये P&L वाली फिगर यहां आएगी, लॉस, और इधर पैट आएगा। पैट मैं निकाल नहीं रहा अभी, सॉरी, पैट आएगा इधर। और पैट और ये दोनों कहां चले जाएंगे? खुदा के लिए मेरे से ग्रुप्स में सवाल नहीं आपने पूछना कि पैट क्यों नहीं लिखा। -28 में इसलिए नहीं लिख रहा, पैट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये आ गया 27 इधर, काला नीला 27। तो ये क्या आ गया बोलें? TCI, क्योंकि भाई इधर आपका आता है, किसी को याद है, पैट। और इसके बाद इसका बैलेंस 0 हो गया,
ये तो चलता रहेगा क्योंकि सरप्लस जीरो हो गया ना सारा, तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया यार। इस तरह तो कोई फाइनल अकाउंट में भी नहीं हमने सीखा था। तो ये SOCI, और अगर आप SOCI बनाना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने बन गई। आज आके यार इन द एंड में वही कहता हूँ, कोई एक फिगर गलत हो जाएगी, अल्लाह का शुक्र है सरप्लस डेबिट रिटेनिंग क्रेडिट एंट्री तो सोच ही लेंगे कि ये मैंने करनी है, और इसको भी आप जो है 27 को ले जाएंगे यहाँ पे। बड़ा अच्छा हो गया, कहीं और चलने लगे थे, कहीं और पहुँच गए। वापस आ जाए हमारे सवाल की तरफ, नोट कर लें 1 मिनट, वापस आ जाए। नहीं उधर ही रखें, मैं कुछ खा रहा था। अच्छा चलें, खैर है, आगे चलें जी। फारग करें लाइसेंस को हम तो क्या चीज़, नोट का फॉर्मेट। ये ना इंटेंजिबल्स का नोट है, शायद एक भाई कह रहे थे इसका नाम नहीं हमने लिखा, नोट नंबर 7 नाम रख दें, इंटेंजिबल्स। अच्छा, इंटेंजिबल्स और टेंजिबल्स का जो नोट होता है ना, ये कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि एसेट और अकोमोडेशन अकाउंट की स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन। और ये हमने थोड़े दिन पहले फाइनल अकाउंट में BAZ वाले सवाल में बनाया था। इसका जो बेसिक फॉर्मेट है शायद आपको याद हो, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग, और अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग, डेप्रिसिएशन, तू इधर देख, तू मेरी तरफ देख रहा है, डिस्पोजल और क्लोजिंग। ठीक है, तो आज गलती से रिवैल्यूएशन आ गई बीच में। ये नोट का फॉर्मेट है, ठीक है जी। चलें भाई आगे आ जाएं। जिस लिए आपको मैंने जोक का सवाल कराया था, अब आप में जोक पैदा हो गया। वर्किंग 1 करवाएं मुझे, कंसोलिडेशन वाली। हो सकता है इधर मैं वर्किंग 1 to 2 से लिख दूं, मेरी मर्जी, लेकिन जहन में कंसोलिडेशन की वर्किंग 1 हो। ऑन 1 जुलाई 2017 साल के पहले दिन, पेरेंट एक्वायर्ड एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ मैंगो 100%, NCI फारग फॉर ₹19। बस इन्वेस्टमेंट वाली फिगर मुझे पता चल गई है, इन्वेस्टमेंट वाली फिगर लिखना शुरू करता हूं। इसको वर्किंग 1 करते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा ये कंसोलिडेशन वाली वर्किंग नंबर 1 हो रही है। एडजस्टमेंट अकाउंट बोलें जी, इन्वेस्टमेंट्स 1950। NCI 0 है आज भाई, क्योंकि हमने 100% शेयर खरीदे हैं। फॉर ₹1950, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स इन सब्सिडरीज बुक्स ऑन एक्विजिशन डेट आर गिवन बिलो। सॉफ्टवेयर है और अदर नेट एसेट्स हैं। अच्छा जी, हमने क्या क्या बाय किए, सॉफ्टवेयर्स, अदर। आपको क्या फीलिंग आ रही है, ये नेट एसेट्स है ना, नेट एसेट्स, लेकिन क्या मतलब ये नेट एसेट्स सारे हैं या ये सारे नेट एसेट्स हैं? सोचे सोचे, ये दोनों मिला के अदर का लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ये भी इसके एसेट्स थे। हमें पता है आदत पड़ी हुई है शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग और सरप्लस से खेलने की, और इधर लाके उसने हमारी आदत ही बदल दी है। हमें किससे खेलने को कहने लग गया है, नेट एसेट से खेलने को कहने लग गया। तो हमने किससे खेलना है, नेट एसेट से। तो हमने जी, जब हमने मैंगो को बाय किया, आम को गर्मियों में, जब हमने मैंगो लिमिटेड को बाय किया, तो क्या क्या चीजें उसकी हमारे पास आई, सॉफ्टवेयर और अदर नेट एसेट्स। सॉफ्ट, अभी थोड़ी देर पहले हमने वर्किंग की है, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, नेट एसेट्स। कितने जी नेट एसेट्स, नेट एसेट्स कितने कितने कितने, 200 प्लस 1545 174। एक चीज बता दें, एक चीज बता दें, ये नोट किसका मांग रहा है, इनटेंजिबल का। क्या अगर मैं सब्सिडरी को खरीदूं तो सब्सिडरी की लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी माइनस क्रेडिटर वगैरह होंगे, ये सारे के सारे, और क्या सब्सिडरी के सॉफ्टवेयर भी होंगे? बिल्कुल होंगे, जो मैं खरीद रहा हूँगा। ये तो इसके अपने सॉफ्टवेयर है ना, ये तो इसने अपनी बुक्स में भी शायद रिकॉर्ड किए हो, जो भी हो। लेकिन मुझे ये बता दें, क्या उसके सॉफ्टवेयर आज के बाद मेरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आने चाहिए या नहीं? आप बताएं इनका दूसरा इंपैक्ट मैं क्या लूं।
इनको अपने इंटेंजिबल्स में डाल दूं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले में, या इनको इधर ही पड़ा रहने दूं, सब्सिडरी अपनी सेपरेट में रिकॉर्ड कर रही होगी? भाई कंसोलिडेशन जब हो जाएगी तो सब्सिडरी की सारी चीजें आपको पता है, सब्सिडरी के डेटर, सब्सिडरी के क्रेडिटर, सब्सिडरी का प्लांट, सब्सिडरी की बिल्डिंग, सारी चीजें हम इनकॉर्पोरेट करते थे। लेकिन इस 1545 का दूसरा इंपैक्ट मेरे से ना पूछिएगा, क्योंकि पीपी का नोट नहीं मांगा, शायद ये उसकी लैंड हो, शायद बिल्डिंग हो, शायद उसका कैश हो, तो सॉफ्टवेयर मेरे इनटेंजिबल बन गए। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन है, ये आगे जाके हेल्प आउट करेगी। सॉफ्टवेयर दो पड़े हुए हैं, ये ब्रैकेट वाली चीज जो है वो पेपर से निकल के नजर ना आए, अल्लाह करे पेपर में ही नजर आए। तो ये कितने इंटेंजिबल्स हैं? दो। कितने वाले? 100 वाले। तो इसका दूसरा इंपैक्ट डालने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन इसका दूसरा इंपैक्ट कहाँ डाल दे? इंटेंजिबल्स के नोट में। और इसमें शायद लैंड बिल्डिंग वगैरह पड़ी हो, ये हमारी बलास है। हम सिर्फ कौन सा नोट बना रहे हैं और किस दिन बाय किया है हमने? हिम्मत करके बताएं, ये सॉफ्टवेयर ओपनिंग में डालूं एडिशंस में? 1 जुलाई को बाय किया है, तो 30/17 की रात को जब हम गए थे उस वक्त हमारे पास ये कैरेट डाउन में नहीं पड़े होंगे, एडिशन में डाले ना दोस्तों, फॉर द पर्पस ऑफ ग्रुप। अब हमारे सॉफ्टवेयर्स भी इंटेंजिबल्स हैं, क्योंकि हम कौन सा नोट बना रहे हैं? नोट टू दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। तो किसके सॉफ्ट ओपनिंग में डालूं या एडिशन में डालूं? एडिशन में। हमारे लिए तो इस साल ही एडिशन हुई ना सब्सिडरी की, बाकी क्यों ना डाल दूं यार? क्योंकि ये तो लैंड बिल्डिंग वगैरह होंगे, हमें इंटेंजिबल्स का नोट मांगा हुआ है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्यूजिशन ऑफ एमएल, इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्यूजिशन ऑफ एमएल की एक्यूजिशन पर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो, ओए अभी भी इसका नशा पूरा नहीं हो रहा, नेट एसेट्स और भी हैं नीचे पड़े हुए, ऑल्सो अवेलेबल। नेट एसेट्स ये भी हैं, ये भी नेट एसेट्स हैं, ऑल्सो भी आ रहे हैं। कहते हैं सबर करो, अभी देखो तो सही। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एमएल फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। ये जरा चेक कर लें कि ये सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। ये जरा देख ना यार, ये ना ब्रांड है, ना मेस्टेड है, ना पब्लिशिंग टाइटल है, ना कस्टमर लिस्ट है। ये कोई और चीज़ है, ये कोई और पांचवी चीज़ है, ये वो उन चारों में से कुछ नहीं है। टिल एक्विजिशन डेट 1 जुलाई 17 तक। आप क्या चीज़ रिवाइज करना चाह रहे हो, मेरे से पूछ लो। टिल एक्विजिशन डेट एमएल हैड इनकर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ 80 million ऑन अ प्रोडक्ट एबीसी। सब्सिडरी ने कोई काम शुरू किया हुआ है। ML has not recorded this asset because criteria for recording internally generated intangible was met on 1 जुलाई 17। तो टिल एक्यूजिशन का मतलब है 1 जुलाई 17 से पहले ये कॉस्ट हुई है। टिल 1 जुलाई 17 ML had incurred R&D of 80। ये पिछले सालों में हुई है, हमारे साल नहीं हुई। और रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया कब मीट हो रहा है? 1 जुलाई को। और ये कब हुई हुई है कॉस्ट? उससे पहले। तो मुझे बता दें व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ दिस। अब गलती से लोग बुक वैल्यू इसकी 80 ले लेते हैं, बुक वैल्यू 0 नहीं है। एक बात जिंदगी भर याद रखिएगा, बीवी का लफ्ज हमेशा बैलेंस शीट के साथ लिंक होता है। बीवी को जिंदगी में कभी P&L में ना लेके जाइएगा। बीवी को जिंदगी में हमेशा कहाँ रखना है? या बीवी नहीं होगी, अगर होगी तो किधर होगी? P&L में नहीं हो सकती। ये बहुत बेसिक रूल बता रहा हूं, सीए फाइनल तक के लिए। इसी तरह एक और चीज है सीए, कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट और बुक वैल्यू, ये दोनों लफ्ज याद रखिएगा सिर्फ बैलेंस शीट के साथ यूज होते हैं। ये दोनों लफ्ज P&L के साथ यूज नहीं होते। और आपको शायद याद हो, जो सेल अकाउंट बनता था, सेल अकाउंट का जो बैलेंस होता था उसको कैरी डाउन कहते थे, ना कि सेल अकाउंट के बैलेंस को आप एज ऑन कहते थे फॉर द ईयर सेल का टोटल है। तो किसी भी आप P&L के आइटम को बुक वैल्यू का नाम नहीं दे सकते, किसी भी P&L के आइटम को कैरिंग अमाउंट का नाम नहीं दे सकते। बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट एक ही लफ्ज हैं, लेकिन ये दोनों सिर्फ किसके लिए यूज होते हैं? क्या
कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट ना होने की वजह से इस 80 को पिछले सालों में खर्चे में डाल चुकी है, या इसकी बुक्स में वैल्यू आ रही होगी 80, खर्चे में डाल चुकी है। जब वो खर्चे में डाल चुकी है तो इसकी बुक वैल्यू बताएं, 0। लेकिन कंसोलिडेशन पर्पस के लिए सब्सिडरी की ईची बीची बास्केट तक आपने रिवैल्यू करनी होती है, एक एक चीज रिवैल्यू करनी होती है ऑन दिस डेट। क्योंकि कई दफा ना सब्सिडरी अपने एंगल से देख रही होती है इस चीज की जान नहीं है। जैसे बच्चा हीरे को फेंक देता है तो सब्सिडरी बच्चा है, उसकी नज़र में शायद चीज़ की कीमत नहीं है, लेकिन पेरेंट कहता है यार तूने इतना काम कर लिया, बड़े ज़बरदस्त काम किया, इससे तो मुझे ये पता चल गया और मैंने आगे पता नहीं क्या कर देना है। तो इसलिए कंसोलिडेशन पर्पस के लिए हमेशा याद रखिएगा सब्सिडरी के हर एसेट को किस पे लेके आना है, फेयर वैल्यू। हत्ता कि उसके इंटरनली जनरेटेड ब्रांड को भी हम ले आते थे किस पे, फेयर वैल्यू। और ये तो कोई प्रोजेक्ट है जो शुरू हो रहा है प्रॉपर तरीके से, शायद कोई प्रोडक्शन प्रोसेस बना रहे हो, प्रोडक्ट ABC का नाम रखा हुआ है, ये ब्रांड नहीं है, ये मेथड नहीं है, ये पब्लिशिंग टाइटल नहीं है, ये कस्टमर लिस्ट है, कोई और चीज़ हम बना रहे हैं, शायद प्रोडक्शन प्रोसेस है किसी चीज़ का। ऑन दिस डेट 1 जुलाई AL एस्टिमेटेड द फेयर वैल्यू ऑफ R&D एज 95। तो यहाँ पे उसने ये कॉन्सेप्ट टेस्ट किया था, कुछ लोग 15 को सरप्लस में लेके जाएंगे, IKM ने ये कॉन्सेप्ट टेस्ट किया था ना, कुछ लोग 15 को सरप्लस में लेके जाएंगे, उसके मार्क्स काट लेगा, और कुछ लोग पूरे 95 को सरप्लस में लेके जाएंगे। बता देंगे 95 इज सरप्लस और 15 इज सरप्लस, 95 इज सरप्लस। तो यहाँ पे लिखें, ये तो 80 तो एक्सपेंस आउट कर चुकी है ना वो, बुक्स बैलेंस शीट में कितना नजर आ रहा होगा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 0, और फेयर वैल्यू साथ साथ एंट्रीज कराते रहे, मुझे हम थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, प्रोडक्शन प्रोडक्ट डेबिट, प्रोडक्ट ABC डेबिट कर लेते हैं, प्रोडक्ट ABC डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। कितना जी सर, आपको कैसे पता चला वर्किंग 1 में लेके जाने, ऑन दिस डेट एक्विजिशन डेट, तो एक्विजिशन डेट के सारे सरप्लस वर्किंग 1 में जाते हैं। चलें जी एंट्री करवाएं, प्रोडक्ट ABC डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। बैलेंस शीट के अंदर ले जाऊं या नोट में एसेट डाल के नोट के कैरी डाउन बैलेंस शीट में ले जाएंगे? आज तो नोट बना रहे हैं ना हम, पहले तो बैलेंस शीट के मुंह पे लेके जाते थे एसेट, तो इधर ले जाएं। क्या नाम बताएं जी, ये तैयार बैठा था, प्रोडक्ट ABC। जी सर आपको कैसे पता चला ये इंटेंजिबल है? हमें तो पढ़ के पेपर में पता ही नहीं चला था इंटेंजिबल है। अब भाईजान ये तो मैं जवाब नहीं दूंगा आपको कि ये इंटेंजिबल्स का नोट मांगा तो इंटेंजिबल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्हीं पे चलती है, आपको पता है। हाँ जी एंट्री बताएं जी, ये भी एडिशन है फॉर द ईयर है, जो भी सब्सिडरी के एसेट है, क्योंकि सब्सिडरी यकम को बाय की तो उसका सारे एसेट्स भी यकम को बाय किए। तो इसमें ना 95 में नीचे एक एडजस्टमेंट भी आनी है यार, 15 नहीं है ना, 15 नहीं है, वो कह रहे हैं 15 से एंट्री करें। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में जो चीज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट होती है ना, वो बैलेंस शीट में 0 पे नजर आ रही होती है। तो बैलेंस शीट में कितने पे नजर आ रही है, 0 पे, लेकिन फेयर वैल्यू क्या है, तो कितने से सरप्लस रिकॉर्ड करना है, 95 से। ये अब बात, एक मिनट, कंसोलिडेशन के किसी सवाल का याद है? नाम पास पेपर का प्रेजेंट, ओ यार प्रेजेंट ढूंढने लग गया वो। अच्छा यार ये कॉन्सेप्ट उसने टेस्ट किया हुआ है और मैंने आपको होमवर्क में भी दिया हुआ है, पास पेपर का क्वेश्चन 1 नहीं, एसोसिएट्स का पास पेपर का क्वेश्चन 1। अब किधर है IS 28, देखें जरा, इधर IS 28। आवाज आ रही है? लगा के देखें ना। एसोसिएट का पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 हम रिवाइज कर रहे हैं। Internally generated software of SL had a fair value of 150 million. The cost of 120 million incurred by SL on development had been expensed out by SL since the software did not meet the recording criteria. इसमें भी मैंने बताया था book value is not
120, rather book value is 0. At acquisition date the software remaining life, तो फेयर वैल्यू इज 150. तो इधर भी एंट्री 150 से करवाई थी या 150 माइनस 120 30 से करवाई थी. लेकिन अगर ऐसे लिखा होता an internally generated brand had a fair value of 150 and the cost of 120 incurred by SL is appearing in the balance sheet. तो अभी तो बैलेंस शीट में अपीयर ही नहीं हो रहा, क्या हो चुका है? एक्सपेंस आउट हो चुका है. तो दिस एडजस्टमेंट हैज ऑलरेडी बीन डन एज आई एम टेलिंग यू नाउ गाइस. I do remember the things which you do not. अच्छा तो अच्छा भाई, तो सुनहरी हरूफ में बस ये अंडरलाइन कर लें, कायदा तुम खुश हो जाएंगे. नॉट रिकॉर्डेड एज एन एसेट, तो इसकी बीवी 0 आ रही है. तो अब सरप्लस की एंट्री मैं करा रहा था, हम पता नहीं कहाँ कहाँ निकल गए. असल में ये इस R&D पे हमने खुद भी कुछ काम करना है, तो इसलिए मैंने 95 थोड़ा सा नीचे करके लिखा है, क्योंकि प्लस भी इसमें कोई चीज़ करनी है मैंने. तो 95 ये हो गया जी. एसेट डेबिट, बोले बोले बोले, ये सरप्लस रिकॉर्डेड नहीं है. अब मैं क्या करूं, मुझे करना पड़ेगा. अनएडजस्टेड फेयर वैल्यू थी पिछले सवाल की तरह, ये एडजस्टमेंट आ गई 95. डबल एंट्री पूरी होगी. बताएं अगली एंट्री ना. गुडविल नहीं आएगी चाचा, सेकंड बुलेट मारना है पहले. ऑन एक्विजिशन डेट, ऑन एक्विजिशन डेट क्या मतलब? यकम जुलाई द फेयर वैल्यू ऑफ एमएल्स कस्टमर लिस्ट वाज असेस्ड एट. एमएल की कस्टमर लिस्ट की फेयर वैल्यू बोले तो 20. एमएल की कस्टमर लिस्ट की फेयर वैल्यू 20 है. एमएल्स कस्टमर लिस्ट, एमएल्स कस्टमर लिस्ट का क्या मतलब है? ये जो IS 38 में सफ़ा खुलवाया है, एमएल्स कस्टमर लिस्ट का मतलब है इसकी इंटरनली जनरेटेड है. इसका करना क्या पढ़ लेते हैं. हाउ टू डील, द बीवी विल बी 0 बिकॉज एमएल्स कस्टमर लिस्ट का मतलब है उसकी किताबों में नजर आ रही है. एंड इफ फेयर वैल्यू इज अपीयरिंग इन क्वेश्चन देन रीवैल्यूएशन सरप्लस विल बी इक्वल टू फेयर वैल्यू. किसकी कस्टमर लिस्ट है? सब्सिडरी की. हमारे लिए तो परचेज्ड है ना, क्योंकि हम तो सब्सिडरी को परचेज कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए परचेज्ड है. तो एंट्री बताएं जी. एमएल्स कस्टमर लिस्ट की IS 38 में बुक वैल्यू इसकी कितनी आ रही होगी? कंसोलिडेशन पर्पस के लिए फेयर वैल्यू 20. एंट्री कस्टमर लिस्ट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट. पोस्ट करें कस्टमर लिस्ट. थोड़ा याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा IS 38 पढ़ा हुआ है. कस्टमर लिस्ट एडिशन बताएं जी. रिवैल्यूएशन सरप्लस, कस्टमर लिस्ट, प्रोडक्ट. उधर ही रखें. कस्टमर लिस्ट CL, कस्टमर लिस्ट इधर ले आए. कस्टमर लिस्ट एसेट डेबिट, सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट. और एंट्री देख लें इधर एडिशंस में लाके कस्टमर लिस्ट डेबिट, सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट. अगर मुझे भी फील हुआ ना कि सब्सिडरी को बाय करने वाला डाटा खत्म हो रहा है, तो फिर मैं ये फाइनल नेट एसेट्स की निकाल के गुडविल भी निकाल लूंगा और उसको भी ले जाऊंगा फेस पे. अगर आगे फील हुआ कि डाटा खत्म हो रहा है. एमएल खुद इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन. सब्सिडरी से तो काम नहीं हो रहा होगा. एमएल कौन है? एमएल नहीं, एमएल तो सॉरी सब्सिडरी है. हाँ बट ठीक है, सब्सिडरी नहीं. सब्सिडरी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन दिस प्रोडक्ट. सब्सिडरी अपने काम पे कायम है, तो कोई मसला नहीं. सब्सिडरी तो अब हमारी है, अब तो शादी हो गई है, अब तो सब्सिडरी हमारी है. ठीक है. निकाह किस दिन हुआ था? यकम जुलाई 2017 को. ओके अच्छा जी. अब इसका मतलब है एमएल ने अपने कोई खर्चे शुरू कर दिए, एक्विजिशन डेट की बातें खत्म हो गई हैं. तो व्हाट इज अनएडजस्टेड फेयर वैल्यू? दो एडजस्टमेंट्स कर ली. सो व्हाट इज फाइनल फेयर वैल्यू, जैसे अभी मोमिन में निकाली थी. व्हाट इज फाइनल फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स? अजीब तरीके से वर्किंग चल रही है ना. शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग की आदत पड़ी होती थी. 1800 NCI 0. गुडविल डबल एंट्री बताएं यार. एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट और गुडविल. यार अल्लाह करे और कोई इंटेंजिबल ना हो. चलो एक हुआ तो खैर है. आप लोगों की भी जगह खत्म हो रही है जी. कितनी खत्म हो गई है ऑलरेडी? यार 4-5 तो छोड़ने देना. आप अगला सफा खोल लिया है.
चलो जी, ये एंट्री आखिरी भी पोस्ट होगी कि एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, गुडविल मुंह पे डेबिट। आ जाए जी। अच्छा, गुडविल की जगह दिल में होनी चाहिए। पॉइंट 3। अच्छा यार, ऐसी चीज़ों में आप पेपर में मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, इनमें से कोई एक आधा मार्क्स तो आपका लूज हो जाता है, वो बाय डिफॉल्ट लूज होता है, बंदा कुछ कर नहीं सकता। तो बाकी कोशिश करें किनको कैपिटलाइज करना है, किनको एक्सपेंस में डालना है। स्टैंडर्ड में से देख लेंगे, बिल्कुल सही कह रही हैं, स्टैंडर्ड में से देख लेंगे, स्टैंडर्ड के जो पैराज हैं उसमें से देख लेंगे। अच्छा, पहले जरा समझ लें कहानी क्या चली है। ML incurred following expenditure on this project from यकम जुलाई, स्टैंडर्ड आगे मैंने इसलिए बोल रहा है। ML incurred following expenditure on project from यकम जुलाई 17 till ABC's launching date, that is यकम मई से अमोर्टाइज करेंगे। मई जून 2 महीने अमोर्टाइज करना है। लॉन्च कब हो गया है? मई में। तो अमोर्टाइज कौन सा महीना करेंगे? मई और जून। तो ये खर्चा कब से कब तक हुआ है? फ्रॉम यकम जुलाई टिल यकम मई। अब इसमें से हमने देखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है। रिसर्च तो हमेशा क्या होती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल आर। अच्छा जी, प्रोडक्ट डिजाइन। यार प्रोडक्ट डिजाइन तो मेन चीज होती है जो हम बना रहे हैं। ये क्या होगा? कैपिटलाइज। ये नहीं आपको भाई पता चलेगा, स्टैंडर्ड खोल के पता चलेगा। कॉस्ट ऑफ पायलट प्लांट, लेकिन ऐसा पायलट प्लांट जो कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं कर सकता। सिर्फ 2 पैराज हैं, परेशान नहीं हो जाना, हमें पूरा स्टैंडर्ड खोलना पड़ेगा। 2 पैराज है, एक पैरा 56 है जो रिसर्च की मिसालें दे रहा है, एक पैरा 58 है जो डेवलपमेंट की एग्जांपल्स दे रहा है। 59 द डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन ऑफ प्री यूज प्रोटोटाइप। हमें नहीं पता ये क्या चीजें हैं, बस इसका नाम पढ़ लिया। इसी में शायद प्रोडक्ट डिजाइन भी कवर हो गया। द डिजाइन ऑफ टूल, जिग्स, मोल्ड्स, डाइज इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी। द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द डिजाइन ऑफ पायलट प्लांट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ पायलट प्लांट एंड द ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट। अलग अलग नाम आ सकते हैं पेपर में। दैट इज नॉट ऑफ अ स्केल इकोनॉमिकली फिजिबल। ये प्लांट इस काबिल नहीं है कि कमर्शियल प्रोडक्शन कर सके, लेकिन छोटी सी प्लांट ही है जिससे चेक कर सकते हैं कि चीजियां निकल रही हैं या नहीं। तो एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट में डाला हुआ है इसको। तो कमर्शियल प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इससे होनी भी नहीं चाहिए, ये तो अभी डेवलपमेंट चल रही है। 48 यार एक मजे की बात सुने, ये जो प्लांट होता है ना, पायलट प्लांट, छोटा सा, गाड़ी बनाने के लिए भी बनता है, गाड़ी का मॉडल बनाने के लिए पायलट प्लांट बनता है, उससे छोटी छोटी गाड़ियां बनती हैं। लेकिन ये जो प्लांट है ना, ये इंटेंजिबल में जाता है, और वो जो मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है ना जिससे गाड़ियां बनती हैं, वो पीपी में जाता है। तो ये तो इंटेंजिबल में जाएगा। ओके जी, नाउ नहीं यार, जैसे टोटल कर लेंगे ना, इधर एक एक को जमा करें बहुत टाइम लग जाएगा, उधर से पहले टोटल कर लें। कैपिटलाइज करने, कैपिटलाइज पैरा नंबर लिख लें साथ। 50 59 पैरा 59 कैपिटलाइज बिल्कुल। 38 से 40 रिफाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन। रिफाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट, रिफाइनमेंट क्या होता है? तराश खराश करना प्रोडक्ट की। सोचें कैपिटलाइज, रिफाइनमेंट बेहतर करना प्रोडक्ट को। अच्छा जी, ट्रेनिंग हमेशा एक्सपेंस होगी। यार ये 2 खर्चे हैं, पता नहीं दोनों को लोग मिक्स क्यों कर देते हैं। 1 मिनट, ट्रेनिंग और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होगी। मैं भी कुछ और बात करने लगा, पहले मेरी सुन लें। ट्रेनिंग और ट्रायल रन को मिक्स ना किया करें। ट्रेनिंग होती है जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करें तो स्टाफ को ट्रेन करना, चीजें सिखाना, वो एक्सपेंस है। जो दूसरी चीज में बोल रहा था ट्रायल रन, ट्रायल रन ये होती है टेस्टिंग। टेस्टिंग कैपिटलाइज होती है, इधर भी टेस्टिंग है, टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन। कितनी जी? कैपिटलाइज जी भाईजान। यार ये आई कैप ने ऐसे बोंगी मारी थी। पहले ये बताएं, लॉन्चिंग क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट। लॉन्चिंग, प्रोडक्ट लॉन्च करें, लॉन्चिंग एडवर्टाइजमेंट। ये प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री के खर्चे हैं, कोई मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तो फाइनल अकाउंट के कॉस्ट ऑफ सेल में जाते हैं भाईजान। ये कहाँ जाते हैं जो है वो इंटेंजिबल की कॉस्ट में? ये तो प्रोडक्शन की बातें इसने शुरू कर दी हैं। तो इसलिए प्रोडक्शन का लॉस ना भी पता चलता। लॉन्चिंग इज इन इटसेल्फ इज अ बिग एक्सपेंस।
सो डेट विल बी एक्सपेंस्ड आउट। अगेन देयर इज अ मार्जिन, ऑब्वियसली एक दो चीज़ें गलत हो सकती हैं, अब क्या हो सकता है इसका कोई हल नहीं है। अब इनको जमा करें, जो येलो में 1 2, जो ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, चारों का जमा 70 को डालें। उसी प्रोडक्ट के ऊपर काम हो रहा है, नहीं यकीन आ रहा तो पहली लाइन पढ़ लें, ML incurred following expenditure on this project till ABC is launched। 70 का खर्चा ऐड कर दें। जिसने तो कर ली ना एडजस्टमेंट नंबर 4, आई विल सल्यूट हिम। एडजस्टमेंट नंबर 4, एक मिनट, सबको सोचने दो। एडजस्टमेंट नंबर 4, एक्सेलेंट, इसका कुछ भी नहीं करेंगे भाई। ये पेरेंट की कस्टमर लिस्ट है, पेरेंट को किसी ने नहीं खरीदा, सब्सिडरी की कस्टमर लिस्ट कैपिटलाइज की थी। पेरेंट की किताबों में पेरेंट के जनरल रूल ही चलेंगे, वो सब्सिडरी के लिए कंसोलिडेशन के रूल चलते थे। तो याद रखिएगा, पेरेंट की जाती कस्टमर लिस्ट, पेरेंट के जाती ब्रांड इंटरनली जनरेटेड, पेरेंट का इंटरनली जनरेटेड मैथड और पेरेंट का इंटरनली जनरेटेड पब्लिशिंग टाइटल, ये चारों चीजें पेरेंट की ना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ सकती हैं और ना कंसोलिडेटेड, क्योंकि पेरेंट तो इसको इंटरनली जनरेटेड कह रहा होगा ना, और इसको तो किसी ने बाय नहीं किया। आपको पता है पेरेंट को बाय नहीं किया जाता, बाय तो किसको किया जाता है। सो इसलिए ये तो IAS 38 की रोशनी में सॉल्व होगा। कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड किस पे लगता है? सब्सिडरी के एसेट्स पर। और याद है रीवैल्यू भी सब्सिडरी के एसेट्स होते हैं, पेरेंट के एसेट तो रीवैल्यू भी नहीं होते कंसोलिडेशन डेट पे। जी, एज ऑन 1 जुलाई 2017। अच्छा, इसमें मैं लिखूं, मेरा नाम फर्ज करो शौकत है, इसमें मैं कहूं शौकत स्पेन, पहले मुझे बात करने दो ना, मुझे जवाब देने दो, मैं सोचता जवाब ही दे दूं। शौकत स्पेन, ठीक है, अब पढ़ें। ऑन 1 जुलाई 17 द फेयर वैल्यू ऑफ एल्स, ओ यार आगे ऑन भी लिखा होता बहुत, ओ एल्स ऑन कस्टमर लिस्ट, सब्सिडी उसने बाय किया। कस्टमर लिस्ट PTCL के पास यू फोन के एक मिनट, PTCL के पास यू फोन के कस्टमर्स की लिस्ट आई है, उसकी फेयर वैल्यू इसने लगाई है 20 मिलियन। क्या आइंदा इनको मैसेज भेज के कुछ ना कुछ इनसे भी कमाएंगे? लेकिन PTCL के पास अपने जो लैंडलाइन के साल से कस्टमर्स की लिस्ट थी, उसकी फेयर वैल्यू ये है। क्या PTCL जो कि अपना नाम इधर फेस पे लिख रहा है ऊपर, एप्पल जिसे मैं कह रहा हूं, क्या एप्पल ये कह सकता है माय ओन कस्टमर लिस्ट? दैट्स व्हाई एप्पल विल नॉट कैपिटलाइज इट। हम एप्पल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं ना, तो एप्पल के लिए तो ये ओन लिस्ट है, ये इसकी अपनी बनाई हुई है। चलें जी, फारिग करें इसको 35 को, कहीं भी नहीं डालना। और यार इसको खत्म करें यार, जल्दी सवाल खत्म करें। 31 मार्च को सोल्ड वन ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर फॉर 110, एक सॉफ्टवेयर 110 का बेच दिया है। कितने थे? 2। एक कितने का बेचा है? 110 का कुछ नहीं करना होता नोट में, 110 का नोट में कुछ नहीं करना होता, अनलेस के वो नोट की दुम आप बना दें। नोट की दुम, बुक वैल्यू, पर्टिकुलर्स ऑफ बायर, मोड ऑफ डिस्पोजल, पता नहीं आईकेप ने क्यों नहीं बनाई भी, अनलेस के वो लिस्ट बना दें दुम में, वो अलग बात है। फिर ये जो सेल प्रोसीडर्स का कुछ नहीं करना, एसेट अकाउंट से एसेट की कॉस्ट बाहर निकलनी है और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन से इसकी अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन बाहर निकलनी है। मुझे बता दें, इसको पहले मैं अमोर्टाइज कर लूं या पहले इसकी डिस्पोजल रिकॉर्ड कर लूं, क्योंकि 31 मार्च तक एक सॉफ्टवेयर तो यूज होता रहा है। पहले अमोर्टाइजेशन वगैरह निकाल लें या पहले इसे डिस्पोजल रिकॉर्ड कर दें? 31 मार्च तक तो इसको अमोर्टाइज कर लेना, तो इसको अमोर्टाइज भी करेंगे और इसकी डिस्पोजल की एंट्री भी करेंगे। तो अब 2 सॉफ्टवेयर हैं, साल के शुरू में कितने थे? 2, दोनों की कॉस्ट 200, दोनों की कॉस्ट हर एक की 100 कॉस्ट है। अच्छा जी, अब कैलकुलेशन करवाएं जी फॉर द पर्पज ऑफ अमोर्टाइजेशन। वैसे दोनों की निकलवा दें मुझे। अमोर्टाइजेशन सॉफ्टवेयर वर्किंग फ्री ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। शुरू में कितने थे? ओपनिंग थे ही नहीं यार, एडिशन टाइप समझ लें वैसे इनको।
ओपनिंग तो आपको फिर बुरा लगेगा लिखना, तो जो मर्जी समझ लें, फिर एडिशन समझ लें। एडिशन सारे ही वैसे एडिशन वाले थे, तो जिस तरह मर्जी कर लें, इस तरह कर लें बेशक। ये वाले पूरा साल इस्तेमाल हुए होंगे 100 वाले, और 100 वाले थोड़ा अरसा इस्तेमाल हुए होंगे। ओपनिंग लिखना बेहतर नहीं है मेरे ख्याल से। एडिशन वालों के पूरे साल के डेप्शन चार्ज कर दें, तो डिवाइडेड बाय 10, सबकी लाइफ 10 जीबी है, इनको डिवाइड बाय 10 मार्च तक इस्तेमाल हुए हैं, मार्च तक इस्तेमाल हुए हैं, तो 9/12 17.5। ये तो अमोर्टाइजेशन आ गई। अब इधर ही फेस पे आपने मुझे अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डिस्पोजल की बता देनी है। अच्छा जी, इधर देखें, सॉफ्टवेयर जब हमने खरीदे हमें तो पता था 200 के थे, हमारी बिला से सब्सिडरी की किताबों में कितने थे, तो ओपनिंग तो वैसे ही जीरो है सारी चीज़ों का, ओपनिंग तो वैसे ही जीरो है। तो मुझे ये बता दें सॉफ्टवेयर्स की अमोर्टाइजेशन कितनी है। अमोर्टाइजेशन 17.5। डिस्पोजल की एंट्री करवाएं, डिस्पोजल की एंट्री, कैश डेबिट अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट क्रेडिट कॉस्ट। सो सिर्फ 9 महीने अमोर्टाइज हुए हैं 7 पॉइंट, और कैश का कुछ नहीं करना। अब एंट्री करवाएं, पोस्ट करवाएं एंट्री, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट और सॉफ्टवेयर क्रेडिट। कितने से जी? 100 से। अंग्रेजी बताएं, अंग्रेजी बताएं। डिस्पोजल, ये 95 + 70 ना, एक सब नोट्स आए, बेशक इसको दुम में डाल दें, ये 160, ये असल में एडिशन की फिगर है 165। अच्छा जी, डिस्पोजल 7.5 में चला गया और 100 वाला सॉफ्टवेयर डिस्पोज हो गया। कितने का डिस्पोज हुआ ये मैंने इधर नहीं शो करना। चलें जी आगे। यार ये तो आसान एडजस्टमेंट थी, इसको सॉफ्टवेयर को लिखो बस, खुद ही कर लीजिएगा। अब गुडविल को कितना इंपेयर करना है? 20% का लेटर पकड़ें, 20%। गुडविल कितनी है? 90 पे 20% लगाएं, 18 की एंट्री बताएं। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट छोड़ो, अकमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, अकमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। 18 रुपये निकाल लिया आपने। एक बार याद रखिएगा, इंपेयरमेंट लॉस को ना कभी 3/12 4/12 नहीं करना होता। इधर तो वैसे ही सब्सिडरी साल के पहले दिन खरीदी थी, लेकिन फिर भी 3/12 4/12 नहीं करना होता। बताएं जी, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अकमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। एंड पे नेगेटिव मुझे करा दीजिएगा इन सारी चीज़ों को। बेहतर है अकमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस अलग बना लें। कुछ किताबें ऐसे करती हैं स्लैश इंपेयरमेंट लॉस, उन्होंने फिर अमोर्टाइजेशन के नीचे एक लाइन डाली होती है इंपेयरमेंट लॉस, लेकिन हमने अलग बना लिया। अच्छा जी, सबकी लाइफ कितनी है? 10 साल। देखें कि करके किन चीज़ों को अमोर्टाइज कर दिया, किन को नहीं किया। लाइसेंस हो गया अमोर्टाइज, सॉफ्टवेयर हो गए। प्रोडक्ट लॉन्च कब हुई है किसी को याद हो? यकम नहीं, लॉन्च वो पिछले साल से इस पे काम कर रहा था, पिछले सालों से इस पे काम कर रहा था, इस साल भी उसने काम किया, तो हमने कैपिटलाइज कितने पे किया? 165। अब क्या करना है इसको? अमोर्टाइज करना है, तो 10 सालों पे करना है, लेकिन लॉन्चिंग डेट ढूंढे 1 मई 2018। तो कितने महीने की अमोर्टाइजेशन? मई और जून। बताएं जी, अमोर्टाइजेशन ये वाली निकालें, कैलकुलेटर पकड़ें। 160 डिवाइडेड बाय इंटू 2/12, 2.75। सोल्यूशन में शायद 2.8 हुआ हो, 2.8 ही लिख लेते हैं। ओके जी, कस्टमर लिस्ट को अमोर्टाइज करवाएं जी, कस्टमर लिस्ट को अमोर्टाइज करवाएं। भाईजान सारी चीज़ों की लाइफ होती है, अनलेस के सवाल कह दे इंडेफिनिट लाइफ है, ये ना कहिएगा कोई पूछ ले कस्टमर लिस्ट की लाइफ होती है। भाईजान 3 चीज़ों को अमोर्टाइज नहीं करना होता। अभी किसी ने फतवा दे देना कस्टमर लिस्ट को अमोर्टाइज क्यों कर रहे हैं? 3 चीज़ों को अमोर्टाइज नहीं करना होता। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, सॉरी इंटरनली जनरेटेड कहाँ से आ गई? परचेज गुडविल, परचेज गुडविल, इसको अमोर्टाइज नहीं करना होता।
एसेट्स हैविंग इंडेफिनिट लाइफ, इसको अमोर्टाइज नहीं करना होता। डेवलपमेंट वर्क इन, सिर्फ 3 चीज़ों को अमोर्टाइज नहीं करना होता, तो इसलिए मुझे कस्टमर लिस्ट को अमोर्टाइज करने दें। तो कस्टमर लिस्ट विल बी अमोर्टाइज्ड। 95 हाँ, नहीं वर्क इन प्रोग्रेस टाइप चीज़ होती है ना, ये वर्क इन प्रोग्रेस टाइप चीज़ होती है। जब तक मुकम्मल ना हो जाए तब तक बिल्डिंग डेप्रिशिएट नहीं होती। वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा रहता है, वर्क इन प्रोग्रेस बीडी टाइप था वो, फिर जमा होकर एडिशन हुआ अवेलेबल। हाँ जी, बोले भाई, आखिरी अमोर्टाइजेशन कस्टमर लिस्ट की 20 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि कस्टमर लिस्ट सब्सिडरी की है और वो यकम जुलाई की खरीदी हुई है, पूरे साल अमोर्टाइज करेंगे या मंथ बेस पे। किसने सब्सिडरी को खरीदा था? यकम जुलाई को, तो इसलिए पूरे साल अमोर्टाइज करेंगे। तो बताएं जी, 20 डिवाइडेड बाय 10 टू ये डन। और यार 100 वाले तो बिक गए हैं ना, तो 100 पड़े रह गए होंगे। एक क्लोजिंग, ये क्लोजिंग है। और यार वो जो एक पड़ा रह गया सॉफ्टवेयर, उसकी कम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन जो एक पड़ा रह गया, थोड़ा सोचा भी करें ना। ये प्रोडक्ट की अमोर्टाइजेशन 2 महीने की, और ये 2 रुपये किसकी अमोर्टाइजेशन? कस्टमर लिस्ट की। आज से पहले कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे लिए परचेज थी, इसलिए हमने रिकॉर्ड कर ली। गुडविल की अमोर्टाइजेशन 0। अच्छा, इन सब के साथ अब आप क्या लगाएंगे? नेगेटिव। और इन द एंड नहीं 18 के ऊपर 0 लिखेंगे, फिर क्लोजिंग आएगा 18, उसी तरह ना, फिर क्लोजिंग आएगा 18, और इसके बाद इन द एंड सबकी बुक वैल्यूज आ जाएंगी। नीचे वाली 3 लाइनें किसी को याद हो? नीचे 3 लाइनें होती हैं। कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल 1 लाइन होती है, एक लाइन होती है लाइफ 10 साल 10 साल 10 साल, गुडविल के नीचे नहीं लिखेंगे। और तीसरी चीज होती है मेजरमेंट, वो तो हो गया ना डेफिनेशन मेथड, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। डन। पेज नंबर 360 वॉल्यूम 2, पेज नंबर 360 वॉल्यूम 2। क्या यार अब इसकी क्या जान लेनी है? अब इन चीज़ों के लिए तो नहीं आपको टाइम दिया जाएगा कि नोट कर लें और ये कर लें। अब टॉपिक तो नहीं चल रहा ना, सवाल की बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करना था, इससे और क्या ज़्यादा हो सकता है। ले आए इधर, अब चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें, ना कि ऐसे लटकाएं। हाँ, जिन चीज़ों पे टाइम लगाना है मैं लगा रहा हूँ। कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स आराम से की हैं हमने। पेज नंबर 360 भाईजान, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ट्यूलिप लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर सो शो द फॉलोइंग अमाउंट्स। ये ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, पेज नंबर 360। टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। छोड़ यार, कैरी डाउन्स निकल आएंगे, टोटल्स हो जाएंगे। इधर देख, वाइल रिव्यूइंग, एडजस्टमेंट समझनी थी। वाइल रिव्यूइंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग मैटर्स हैव बीन नोटेड। यार ये पेज ना वॉल्यूम 2 में है, पेज 360 वॉल्यूम 2। TL कमेंस डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑन यकम जनवरी 17। हमारे साल के भाई शौक से करना है सवाल, कैलकुलेटर्स हाथों में हो। हमारे सवाल के पहले दिन TL कमेंस डेवलपमेंट। ओ भाईजान, सीधी डेवलपमेंट शुरू हुई है, कोई रिसर्च नहीं, सीधी क्या शुरू हुई? डेवलपमेंट। कोई लेने लूने याद है? कौन सी वाली लेने हम मारते होते थे? अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे, IS 38 मिल जाए। येलो और ग्रीन नहीं, एक और लाइन भी थी, स्काई ब्लू। ये देखें, ये थी रिसर्च। जब पहले 10 दिन लेक्चर्स के चल रहे थे, आपने कहा था F2 साथ साथ पढ़ेंगे। ये थी रिसर्च, ये थी बुरी वाली डेवलपमेंट, ये थी अच्छी वाली। इस दिन लॉन्च हो गया था, आज के बाद अमोर्टाइज, तो फिर मैंने लंबी छोड़ दी थी लाइन आगे, तो आज के बाद अमोर्टाइज होना है। डन। तो इस तरह की कुछ चीज़ें पढ़ाने की कोशिश की थी।
TL commenced development on Yakam January 17. Following directly attributable costs have been incurred up to the launching date on Yakam October. लॉन्च कब हो गया? तो अमोर्टाइज कब से करेंगे? यकम अक्टूबर से। तो बता दें साइंसदानों को कितने अरसे तनख्वाह दी होगी? करें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो डेवलपमेंट शुरू होने से लॉन्चिंग डेट तक हमारे साल 9 महीने साइंसदानों को तनख्वाह दी होगी। एंड हैव बीन कैपिटलाइज्ड एज इंटेंजिबल। ओ भाईजान प्लीज, ये रॉन्ग एंट्री है, इसको मैं छुपा रहा हूँ। हैव बीन कैपिटलाइज्ड एज इंटेंजिबल छोड़ें, ये रॉन्ग एंट्री है। अच्छा जी, स्टाफ सैलरी 30, ऊपर से मिला के पढ़ें। फॉलोइंग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर्स हैव बीन इनकर्ड अप टू लॉन्चिंग डेट। कब तक के खर्चे हैं ये सारे? यकम अक्टूबर तक के। और शुरू कब हुए हैं? पता नहीं कब शुरू हुए हैं। स्टाफ सैलरी बोले हजरात 30, इक्विपमेंट 360, कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं? लेबोरेटरी जहन में लाएं, लेबोरेटरी के अंदर कोई ना कोई मटेरियल वगैरह यूज हो रहा होगा, कंज्यूमेबल्स। और कंसल्टेंट की फीस। टोटल खर्चा देखें कितना है? 692। अगली लाइन पढ़ें। द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल वर मेट ऑन यकम मार्च 17। जब तक प्रोजेक्टर ऑन होता है मुझे बताएं, यकम जनवरी, मैंने कहा था की डेट्स लिख लिया करें। यकम जनवरी 17 को क्या शुरू हुआ? डेवलपमेंट। यकम मार्च 17 को वो ऑन हो रहे इधर देखो, इधर देखो। यकम मार्च 17 को सवाल में जो लाइन लिखी हुई है, ब्लैक शर्ट आप पढ़ के बताएं। यकम मार्च 17 को सवाल में क्या लाइन लिखी हुई है? डब्बे के नीचे पढ़ें। द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वर मेट ऑन, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मेथ डन। यकम मार्च 17। आगे पढ़ें। यकम ना यार, ऊपर आओ ना पहले। यकम अक्टूबर 17 क्या हुआ? लॉन्च। मशवरा दें, इस सारे डेटे की बुनियाद पर आपके दिल में क्या आ रहा है? कितना खर्चे में डालें, कितना कैपिटलाइज करें? जनवरी फरवरी खर्चे में डाल दें। गलती पता क्या होती है? यकम मार्च को बच्चे 31 मार्च समझते हैं और 3 महीने डालते हैं। अच्छा, यकम मार्च है, 2 महीने खर्चे में डालें, और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 7 महीने कैपिटलाइज करें। चलें जी। हाँ, अब जरा मजा आएगा समझाने का। इधर से देखें, इधर किस दिन काम शुरू हुआ? यकम। कब तक होता रहा? यकम अक्टूबर तक। लेकिन यकम जनवरी को काम शुरू होकर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया कब मेट हुआ? तो जनवरी फरवरी में क्या होगी? ये जरा देखिएगा, येलो वाली लाइन। इस 2 महीने में क्या होगी? जनवरी फरवरी में बुरे वाली डेवलपमेंट। येलो वाली लाइन मुझे नहीं पता किसके लिए यूज होती है। अच्छा, जनवरी फरवरी में बुरी वाली डेवलपमेंट, और फिर मार्च से लेकर अक्टूबर तक वाली को क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। तो डिसीजन बताएं क्या हुआ? 2 महीने क्या करने हैं? एक्सपेंस, और 7 महीने थे कैपिटलाइज। ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द पीरियड। कहते हैं ये सारी चीजें 9 मंथ्स के खर्चे हैं। ऑल कॉस्ट्स आर इनकर्ड इवनली ओवर द पीरियड। कैन यू टेल मी के साइंसदानों को वो जो व्हाइट वाले चोगे उतरवा के हमने किस दिन लेबोरेटरी से रवाना कर दिया होगा? जिस दिन लॉन्च हो गया होगा प्रोजेक्ट, उस दिन हमने कहा होगा भाईजान आइंस्टाइन आप जाएं, अब बड़ा मेहरबानी, आइंदा आपकी जरूरत पड़ी तो आपको बुलाएंगे। ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली का मतलब ये समझ आ गया यार, एक्सेप्ट इक्विपमेंट। जाहिर बात है इक्विपमेंट तो 9 मंथ्स में आहिस्ता आहिस्ता नहीं खरीदा जाता ना, इक्विपमेंट तो फौरन जाके खरीदा जाता है। ठीक है, ये सैलरीज तो स्टाफ को आहिस्ता आहिस्ता दी जाती हैं, कंज्यूमेबल्स आहिस्ता आहिस्ता बाय किए जाते हैं। IFRS 15 ना जहन में ले आइएगा, ये बाय कर रहे हैं हम चीज़ें, वो सेलर के एंगल से थी, ये हम बाय कर रहे हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता सैलरीज पे की जाती हैं।
कंज्यूमेबल्स जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, कंसल्टेंट्स को भी आहिस्ता आहिस्ता फीस दी जाती है, फिर कंसल्टेंट आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, लेकिन इक्विपमेंट एक्सेप्ट इक्विपमेंट विच वॉज स्पेसिफिकली परचेज फॉर दिस प्रोडक्ट ऑन या का, ये इसी प्रोजेक्ट के लिए खरीदा गया था। तो इसकी शायद थोड़ी सी ना डेप्रिसिएशन फिर हम पकड़ के इंटेंजिबल की कॉस्ट में डाल दें। जैसे आपको पता था जनरेटर इस्तेमाल हो राइज में ऊपर बिल्डिंग कैंटीन बनाने के लिए, ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली एक्सेप्ट इक्विपमेंट विच वॉज परचेज स्पेसिफिकली फॉर दिस प्रोडक्ट। टीएल का अंदाजा है कि न्यू प्रोडक्ट 10 साल चलेगी, तो ये कम अक्टूबर से आगे अमोर्टाइज कर देंगे। हाउएवर टीएल हैड नॉट चार्ज एनी अमोर्टाइजेशन। इसको तो छोड़ें, ये तो रॉन्ग एंट्री बता रहा है कि क्या हुई है, इसको तो छोड़ें। चलें जी, सारा डाटा आपके सामने है और हो रहा है जी, ऑन हो गया। अच्छा, अब हाईलाइट करें, आप एक सब टोटल सा बनाएं, रिकॉर्डिंग चल रही है, सब टोटल सा बनाएं, 30 के साथ लकीर खींचें, 90 के साथ और 212 के साथ, 30, 90 और 212 के साथ लकीर खींच के टोटल कर दें। 30, 90, 212, 30, 90, 212 के साथ एक सांप सी लकीर खींचें और तीनों सांपों का मुंह मिलाएं, और तीनों सांपों का मुंह मिला के, यार हर किस्म की टेक्नोलॉजी आनी चाहिए ना, टेक्नोलॉजी के बगैर भी पढ़ाना आना चाहिए। तो तीनों सांपों का मुंह मिलाएं, तीनों सांपों के मुंह के आगे टोटल लिखें। सांपों की दुमों वाली फिगर का टोटल करना है, तो दुमों वाली फिगर का टोटल, मुंह पे टोटल क्या आया 330। इसको थोड़ो थोड़ो, 2 महीने थोड़ो और 7 महीने के लिए बड़ा वाला तोड़ो, और 2 महीने को कहां डालो एक्सपेंस में, और 5 को 7 महीने को कैपिटलाइज। चलें जी, यह टोटल कितने हैं 332। चलें जी, आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन ओरिजिनल एंट्री करना शुरू करें मेरे साथ साथ। ओ लिखें, ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री करें जी। एक्सपेंस डेबिट और इंटेंजिबल डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल डेबिट, और कैश पेड टू स्टाफ, कैश पेड फॉर कंज्यूमेबल्स एंड कैश पेड फॉर कंसल्टेंट फी क्रेडिट, ये एंट्री बनेगी। ये 332 आपने बना लिया था। अच्छा, आप बता दें जी, पहले तो मेरे से प्रिंसिपली एग्री कर लें, ये कैश पे हुआ होगा 692 वाला। क्यों पे हुआ होगा? स्टाफ को तनख्वाह दी होगी, इक्विपमेंट बाजार से खरीदा होगा, कंज्यूमेबल्स भी बाजार से खरीदे होंगे, कंसल्टेंट को भी फीस, ये कैश क्रेडिट हुआ होगा ना इतने से। तो फिलहाल मैंने 360 को नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? सवाल में लिखा हुआ था ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली एक्सेप्ट इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट के अलावा बाकियों को मैंने पकड़ूं, और बाकियों को पकड़ के 2 महीने किधर डाल दूं? एक्सपेंस में डलवाएं जी, 2 महीने एक्सपेंस। 332 डिवाइडेड बाय 9, यही मैंने ब्यूटी कहा था आपने सीखनी है। डिवाइडेड बाय 12 हर जगह नहीं करना, ये चीज सीखनी है। डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय, और यार 2 ना, यार छोड़ो राउंड करके बताओ, 74। 332 इंटू 7 बाय, बैलेंसिंग भी बता सकते हैं, 250 कैश क्रेडिट। कितना? क्यों नहीं मैच कर रहा 692 से? अभी हमने एक एंट्री करनी है, यहां तक कवर कर रहे हैं आप? ठीक है जी। तो अब आप हजरात मुझे बता दें अगली एंट्री। इक्विपमेंट टेंजेबल है भाई, आइए 16 डील करेगा इसको। इक्विपमेंट डेबिट कितने से? 360 से। येलो वाले टोटल करके देखें कैश के बराबर आ रहे हैं? अच्छा जी, अब हमने कितनी जनरल एंट्रीज कर ली? 2। इन तीनों को जमा करके टाइम सेव करने के लिए एक एंट्री बना ली हमने, और 360 की एक एंट्री कर ली। अब बता दें भाईजान क्या करना है, इक्विपमेंट की कितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करके अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में लेके जानी है पूरे 12 महीने की।
अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में पूछ रहा हूं मैं कितने महीने की लेके जानी है, 12 महीने की। मैं क्रेडिट साइड पूछ रहा हूं, आप डेबिट पे अड़े हुए हैं। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितने महीने की डेप्रिसिएशन अकमुलेट करनी है, 12 महीने की। लेकिन जो डेबिट फेंकना है वो 2 में फेंकना है। थोड़ा सा टेंजिबल इनटेंजिबल में यूज हुआ, बाकी टेंजिबल जहां मर्जी यूज हो, हमें क्या। आप बताएं जी, इक्विपमेंट कब खरीदा है? 1 जनवरी को। जनवरी फरवरी किस में इस्तेमाल हुआ होगा? बुरी वाली डेवलपमेंट में। और मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर किस में इस्तेमाल हुआ होगा? अच्छी वाली डेवलपमेंट में। ये कितने महीने हो गए? 7 महीने। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तो प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया। अब इक्विपमेंट को चाहे आप जबरदस्ती वहां लेबोरेटरी में रखें, इसकी डेप्रिसिएशन हमेशा कहां जाएगी? अब एक्सपेंसेस में। अब तो लेबोरेटरी खत्म हो गई, इंटेंजिबल बनना ही बंद हो गया। इसी तरह होता है जब ये जो क्रेनें वगैरह खरीदते हैं ना, तो क्रेनें वगैरह खरीद के लोग घर बनाते हैं, तो क्रेन की महीने 2 की डेप्रिसिएशन घर में डाल देते हैं, और बाकी क्रेन अब पड़ी रही तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में डालते रहे फिर। तो इसी तरह आप बता दें जी इक्विपमेंट की कितनी डेप्रिसिएशन कहाँ डालो। पहले एक काम मुझे करवा दें, अकोमोडेशन में ज़रा खुदा के लिए पूरी डेप्रिसिएशन डलवा दीजिएगा। कॉस्ट लाइफ 1 साल की पूरी डेप्रिसिएशन 72। अकोमोडेशन अकाउंट में पूरी डालिएगा, ये गलती ना कीजिएगा कि इसमें भी तोड़ने बैठ के। अकोमोडेशन में पूरी चली गई 360/5। अब इसको तोड़ने कितने हिस्सों में? 2। कितने महीने की इंटेंजिबल में डालूं? मार्च से सितंबर तक की इंटेंजिबल में डाल दूं, और बाकी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, बाकी बैलेंसिंग निकाल लेंगे बेशक, बाकी एक्सपेंसेस में डाल दूं। ये होगी जनवरी और फरवरी की, और अक्टूबर नवंबर और दिसंबर की। डन। चलें जी, इंटेंजिबल मुझे बताएं। 72 डिवाइडेड बाय, एक्सेलेंट, 12 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय, ये तो पूरे 12 महीने हमारे पास पड़ा रहा ना, इनटू 7 मंथ्स 42, और बाकी कितनी बची? 30। चलें जी अगली एंट्री कर लें। 72 माइनस 42, 30 खर्चे में डाल दी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलें जी, कुछ रह गया तो बता दें। एक्सलेंट, अमोर्टाइजेशन रहेगी। किसकी रह गई? इंटेंजिबल की। इंटेंजिबल की प्राइस मेरे ख्याल से अब निकल आई है, ग्रीन से हाईलाइट कर लेते हैं प्राइस इसकी। व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ इंटेंजिबल? 300। और 300 को अमोर्टाइज कब से करना शुरू करना है? जब से बनाना शुरू किया था, या फिर 1 अक्टूबर तक वर्क इन प्रोग्रेस टाइप था? 1 अक्टूबर को फिनिश बन गया था, तो 1 अक्टूबर से ऑनवर्ड स्काई ब्लू लाइन अभी दिखाई थी कहीं पुराने नोट्स में, तो 1 अक्टूबर से अमोर्टाइज करना शुरू करेंगे। चलें जी, अमोर्टाइजेशन किस किस महीने की निकालनी है? अक्टूबर नवंबर और दिसंबर की। एंट्री बताएं जी। अमोर्टाइजेशन डेबिट, इंटेंजिबल क्रेडिट। मैं इंटेंजिबल किस वजह से क्रेडिट कर रहा हूं अभी आपको बताता हूं। मेरा दिल चाह रहा था कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन की जगह भी एसेट ही लिख दूं, वो मैं अभी वजह आपको बताऊंगा क्यों। एक एंट्री हमने करनी है जिससे पोस्टिंग आसान होगी, क्योंकि एंट्रीज तो हमसे मांगी नहीं, हमसे प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स मांगेगा ये सवाल में जी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर की कोई अच्छा बच्चा बता दे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की अमोर्टाइजेशन कैसे निकालूं? कॉस्ट 300 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय अक्टूबर नवंबर दिसंबर। क्या जवाब आ गया? 7.5। 7.5। पता नहीं अब सोल्यूशन में क्या हुआ है। चलें 7.5। शुक्र है जी, ओरिजिनल एंट्रीज हमारी मुकम्मल हुई। अब जी रॉन्ग एंट्रीज देखते हैं। आपने जाने? बिल्कुल ठीक है यार, मैं भी देख लूं, मुझे ना कोई बुला रहा हो। मेरे भी है ना आपको। हद होगी यार, आप समझते हैं टीचर का कुछ नहीं है, हद होगी। अच्छा जी, और खत्म हुआ? बैठो, ओवर करें जी।
अब रॉन्ग एंट्री देखें भाई, रॉन्ग एंट्री, जाओ भाई को जाने दें यार, जाने तो यार, वो तो ठीक है, उसकी मर्जी। ये रॉन्ग एंट्रीज हैं। फॉलोइंग हैव बीन कैपिटलाइज्ड एज इंटेंजिबल। ओ तेरी कह रही, इक्विपमेंट को भी इंटेंजिबल में डाल दिया है। फॉलोइंग हैव बीन, शक्ल बना के ना देख चीजों को, हाँ अब जाने, इंटेंजिबल डेबिट, कैश क्रेडिट। और हमने सोचा इंटेंजिबल इसने डेबिट कर दिया, सारी चीजें उठा के इंटेंजिबल में डाल दी हैं, तो इसने शायद फिर इंटेंजिबल को अमोर्टाइज भी किया हो। कहते हैं नहीं, हाउएवर टीएल हैड नॉट चार्ज्ड एनी अमोर्टाइजेशन। तो 4 के मुकाबले में सिर्फ एक रॉन्ग एंट्री। हमारा अकाउंटेंट कितना शहजादा है यार, ये एंट्री करके चला गया और जल्दी जल्दी घर पहुंच गया, और घर पहुंच के इसने कहा मैं आज घर टाइम पे आ गया। एंट्री का करके गया जाते हुए, बोले एंट्री का करके गया जाते हुए। इंटेंजिबल, ऑडिटर आके बददुआएं दे रहे होंगे। इंटेंजिबल डेबिट, फॉलोइंग हैव बीन। तो भाई जहां भी होंगे टाइम देना पड़ेगा चीजों को, ये नहीं होगा जल्दी जल्दी करके चले जाया करें। तो आप समझ रहे हैं टीचर ही लेट पढ़ाते हैं, आपको भी लेट सेटिंग करनी पड़ेगी। इंटेंजिबल डेबिट, कैश क्रेडिट। दुनिया बड़ी चैलेंजिंग होगी हुई है इस वक्त जी। कितना? 692 से। रेक्टिफाइंग एंट्री, हा माय डियर, 300 से एंट्री नहीं होगी, सारी चीजों को रेक्टिफाई करते हैं ना वन बाय। अब रेक्टिफिकेशन एक पूरी आर्ट है, वो आपको इंट्रो में सिखा दी जाती है, लेकिन स्टिल ये टफ टाइम देती रहती है, पता नहीं क्यों। रेक्टिफिकेशन प्लीज बहुत मुतवज्जे होकर सुननी है आपने। मुझे सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के बताएं। रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं करनी, टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा पेपर में। डिटरमिन द रिवाइज अमाउंट्स ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ। जी इस तरह का एक दफा क्लास में सवाल किया हुआ है 37 में। अनएडजस्टेड एसेट्स, अनएडजस्टेड लायबिलिटीज और अनएडजस्टेड प्रॉफिट। शुरू कराएं जी। जिस अटेम्प्ट में फाइनल अकाउंट नहीं आया था, उस अटेम्प्ट में ये सवाल आया था। जरूरी नहीं वैसे फाइनल अकाउंट मस्ट आए, ये फाइनल अकाउंट टाइप एडजस्टमेंट्स हैं। अनएडजस्टेड बोलें, एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट। 2700, 1620, 398। पहले एक आसान काम करें। क्या क्रेडिट हो चुका और होना, सॉरी, क्या क्रेडिट हो चुका होना भी चाहिए था? क्योंकि कैश कभी जिंदगी में रेक्टिफाइंग एंट्री में नहीं आएगा, याद रखिएगा, अनलेस के सवाल कह दे कैश कभी नहीं रेक्टिफाइंग एंट्री में आ सकता। तो होना चाहिए था, क्रेडिट हो गया, कैश को उधर लेके जाऊं। इंटेंजिबल कितने से डेबिट हो गया? 692 से। अच्छा इधर देखें, रॉन्ग 692 वर्सेस ओरिजिनल। कैलकुलेटर पकड़ें, प्लस 258 प्लस 42। यार मैंने कहा था कम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन लिखोगे तो परेशान हो जाओगे पेपर में, इंटेंजिबल इसलिए लिख दिया था। कम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन लिख लो स्लैश डाल के, लेकिन वो जरा थोड़ा सा काबू करना मुश्किल हो जाना था, इसलिए कम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन स्लैश इंटेंजिबल लिख दिया था। प्लस 258 ओरिजिनल में, प्लस 42 माइनस 7.5, 292.5। आप बता दें जी इंटेंजिबल को बढ़ाऊं या कम करूं? इधर से रॉन्ग से ओरिजिनल पे लाना है ना, तो क्या करें? कम करें। कितने से? तो किसको कम करूं? इंटेंजिबल। ये क्या होता है? एसेट में बता दें कितना डालूं? 399.5।
खुदा के लिए डबल एंट्रीज की टेंशन ना लें, मैं ऊपर से एक एक एंट्रीज चल के दे रहा हूँ। डबल एंट्रीज अगर पोस्ट कराता ना तो आपने वैसे ही दीवाने हो जाना था। डबल एंट्रीज करने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्ट पोस्टिंग करें, डायरेक्ट पोस्टिंग करें। हो गया जी पोस्ट। आप मुझे बता दें, कैश को मैंने मिटा दिया, क्यों मिटा दिया? पोस्टिंग नहीं करनी थी। अगर आपकी इजाजत हो तो इनटेंजिबल को इसलिए मिटा दूं कि मैंने पोस्ट कर दिया है। इनटेंजिबल को मिटा दूं ताकि मेरी आंखों के सामने डाटा कम होने लग जाए। अब तो मेरे ख्याल से रॉन्ग को वैसे अब तो खाली बची क्या गई ओरिजिनल। खर्चों को 74 से बढ़ा दें, खर्चों को बढ़ा दें। डन। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? मिटा दूं, पोस्टिंग हो गई। इक्विपमेंट को 360 से बढ़ा दें और 72 से कम कर दें। अल्लाह का शुक्र है इक्विपमेंट रॉन्ग एंट्री में नजर आ ही नहीं रहा। रॉन्ग एंट्री में इक्विपमेंट नजर, ओरिजिनल में तो आ रहा है। ओरिजिनल में कितने से? कैलकुलेटर से बता दें। 3 तो इक्विपमेंट को 288 से बढ़ा दें। इन सब के साथ मैं पेपर में लिखता रहूंगा ऐसे, एडजस्टमेंट 1, वर्किंग 1, इस तरह लिखता रहूंगा बस जी। इक्विपमेंट को बढ़ा दें कितने से? 288 से। चलते रहे आगे। डेबिट क्रेडिट अलग अलग पोस्ट किए या इक्विपमेंट 2 दफा आ रहा था? 2 दफा आ रहा था। पीछे क्या पड़ी रहेगी? डेप्रिसिएशन बाजी और अमोर्टाइजेशन बाजी। तो दोनों बाजियों को ले जाएं। 30 और 7.5 एक ही बरादरी से हैं दोनों, यानी दोनों खर्चा हैं। तू प्राचा समझ रहा है दोनों को। तो डेप्रिसिएशन का खर्चा 30 रुपए और अमोर्टाइजेशन का खर्चा 30 रुपए। ये खर्चा प्रॉफिट्स को क्या करता है? कम करेगा। खर्चा प्रॉफिट्स को कम करेगा। करवाएं कितना कितना? 30 और 7 एडजस्टमेंट पोस्ट होगी। एडजस्टमेंट पोस्ट होगी, बस खत्म। डन। समझ आई बात? बताया? तो ओरिजिनल। अच्छा ये एक चीज बताएं, मुझे ये भी नहीं करना चाहिए था यार, लेकिन ये तो कर देना चाहिए था। तो ये मुझे थोड़ी सी मेहनत किस पे करनी पड़ी? नहीं इनटेंजिबल नहीं, असूल बताएं। थोड़ी सी मेहनत किस पे करनी पड़ी? जिसका नाम दोनों जगह कई दफा नजर आ रहा है, उस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ गई। जैसे कि इनटेंजिबल इधर भी नजर आ रहा था और काफी दफा इनटेंजिबल पे मेहनत करनी पड़ी। थोड़ी सी मेहनत इक्विपमेंट पे करनी पड़ी, वो भी 2 दफा नजर आ रहा था। बाकी किसी चीज पे मेहनत नहीं करनी पड़ी, एज इट इज पकड़ता रहा और पकड़ के प्रॉफिट पे इंपैक्ट देखता रहा। डन। ओके। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अ क्लेम ऑफ 20 वाज लॉज्ड बाय कस्टमर। कौन सा स्टैंडर्ड? अ क्लेम वाज लॉज्ड बाय कस्टमर। मुंह खोल के कितना मांगा? मुंह खोल के कस्टमर ने कितना मांगा? 20 मिलियन फॉर सप्लाइंग डिफेक्टिव यूनिट्स इन 2017 हमारे साल में। अकॉर्डिंग टू लॉयर देयर इज हाई चांस दैट क्लेम वुड सक्सीड। हाई चांस मुझे कैसे पता चला? 80% चांस है कि क्लेम सक्सीड हो जाएगा। तो प्रोबेबल या पॉसिबल? तो एंट्री कर दें 20 मिलियन की। एक्सपेंस और डिस्क्लोज कहां से यार? देयर इज अ चांस दैट क्लेम वुड सक्सीड इज 80%। ये परसेंटेज अमाउंट पे नहीं लगानी, ये केस हारने जीतने वाली परसेंटेज है। तो हाई चांस है केस हारने का। तो बताएं एंट्री। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कितने से? पोस्ट कर दे। एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन कर लाइबिलिटी कितने से? 20। डन। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। एट ईयर एंड 800 यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। ओ भाईजान जो उसको बिक गए वो बिक गए, अब ये मेरी इन्वेंट्री की तरफ आ गया है। ऑनलेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है,
ये मैं एक दफ़ा पढ़ता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है। एट ईयर एंड 800 यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट वर इंक्लूडेड इन आवर इन्वेंट्री एट अ कॉस्ट ऑफ 150। ठीक है जी, हमारे स्टॉक में इसके कितने यूनिट्स पड़े हैं? 800। ऑल दीज यूनिट्स हैव, इन सारे यूनिट्स में क्या है? सेम डिफेक्ट है। नॉर्मल सेलिंग प्राइस इनकी कितनी है? 2 लाख। अच्छा ये आप ऐसा करते हैं, ठीक है, ख़त्म करते हैं, ये मैं लाइन पढ़ देता हूँ और आपको होमवर्क के लिए बता देता हूँ। अगली क्लास में 8:35 पे शुरू कर दूंगा, तो 5 मिनट में ये एडजस्टमेंट मैं करवा दूंगा जब हमारी मंडे को क्लास शुरू होगी। ठीक है, तो 8:35 से 8:40 तक मैं इसको क्लोज कर दूंगा। मैं आपके आने से पहले चीज़ें नोट कर लूँगा सारी, लेकिन एडजस्टमेंट समझ लें। ये 800 यूनिट हमारे पास पड़े हुए हैं। IS2 की एडजस्टमेंट है। TL has already committed to sell 300 to Jamal Enterprise at a price of 2,20,000। ये जमाल को बेचने हैं 300 इसमें से, ये पक्की बात है। TL has estimated at 80,000 would be incurred to remove the defect। भाईजान जो जमाल को बेचने हैं वो डिफेक्ट रिमूव करके बेचने पड़ेंगे। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, ये आ जाएगी NRV। इससे कंपेयर करेंगे किससे? कॉस्ट से। नॉर्मल सेलिंग प्राइस नहीं लेनी क्योंकि इससे वादा हो गया है तो मैं 220 की बेचेंगे। इसको कंपेयर करेंगे 1.5 लाख से। एक और कैलकुलेशन करेंगे, 800 माइनस 300 बकाया यूनिट्स 500। फर्दर ईच डिफेक्टिव यूनिट कैन बी सोल्ड फॉर 113। कभी ऐसा हुआ कि NRV में डिसीजन मेकिंग आई हो? इंट्रो में NRV में डिसीजन मेकिंग आई है। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग NRV? सुने, NRV में डिसीजन मेकिंग ऐसे आती है कि या हमारे पास ऑप्शन होती है कि इस चीज़ को सही करा के बेच दें, तो फिर 200 माइनस 80 की बेचेंगे, 200 माइनस 80 बचेगा। सही कराए बगैर 130, सही करा के दें तो 200 माइनस 80 कितना दे के जाएगा? 100। सही कराए बगैर क्या मशवरा देंगे? 100। लेकिन जमाल वाली तो एज इट इज उससे देनी पड़ेंगी 220 माइनस रिपेयर करवा के 80 की। डन। तो ट्राई कीजिएगा, NRV लॉस निकाल के उसकी एंट्री पोस्ट कर दीजिएगा। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट।